नमस्कार छात्रों, मैं आपका शिक्षक मनीष कुमार आज 11वीं कक्षा के लिए पुनः अर्थशास्त्र का पाठ लेकर आया हूं। जैसा कि पिछले कक्षा में हम 5 पाठ पूरा कर चुके थे, जिसमें आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण संबंधी हमने शिक्षण दिया था आपको। और आज प्रस्तुतिकरण में पहले हम पाठ प्रस्तुतिकरण बताए थे, फिर सारणीयन बताए थे। अब प्रस्तुतिकरण का एक तीसरा तरीका है जिसको हम चित्रमय प्रदर्शन कहते हैं। तो आज हम उसको पार्ट 6 के अंदर हम उसको लेकर आए हैं, चित्रमय प्रदर्शन। वो 2 भाग में हम आपको पढ़ाएंगे। इसका आज भाग 1 है। हम ये पहले जानेंगे कि चित्रमय प्रदर्शन है क्या और चित्रमय प्रदर्शन के विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं। तो चलें हम अपनी सिलेबस के अनुसार आगे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चित्रमय प्रदर्शन का एक प्रारूप आप इस तरह देख लें। ये प्रारूप है जो ये बतला रहा है कि विभिन्न माह में जन्मे बच्चों की संख्या कितनी है। देखिए यहाँ, तो इसको आप एक ग्राफ से देख रहे हैं। ये बतला रहा है जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, अप्रैल, मई। तो ये आप देख रहे हैं वर्टिकल ग्राफ है जो है। तो इसके आधार पर हम ये आसानी से तय कर पाते हैं कि हाँ, ये देख करके प्रेक्षण कर लेते हैं चित्र के द्वारा कि इस माह में इतने बच्चे जन्म लिए, इस माह में इतने बच्चे का जन्मदिन है, इस माह में इतने बच्चे का जन्मदिन है। बहुत ही आसान तरीका है और इसमें हम ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है कि हाँ हम इंटर के लेवल से आए। हम जानते हैं कि आज के समय में भारत में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय खेल क्रिकेट हो चुका है। और क्रिकेट मैच देखते समय आप सीधा बीच बीच में आप ग्राफ देखते हैं। वो आपको कोई नहीं पढ़ाता है, लेकिन आप समझ लेते हैं। जब रनों की संख्या दिखाता है पर 10 ओवर पर, जब वनडे मैच होता है पर 10 ओवर पर, मान लेते हैं भारत पाकिस्तान का मैच हो रहा है, तो हर 10 ओवर पर दिखाता है एक भारत का टावर और एक पाकिस्तान का टावर। ज़्यादा है, कम है, तो उस तरह से आप दोनों की तुलना करते हैं। तो ये चित्रमय प्रस्तुतिकरण है। अब हम ये देखेंगे कि हाँ, आगे हम ये नहीं अभी यहाँ कह रहे हैं कि ये कौन सा चित्रमय प्रस्तुतिकरण में आता है। हम सिर्फ एक आपको सैंपल दिया है यहाँ पर कि चित्रमय प्रस्तुतिकरण इस तरह से दिखाया जाता है। अब हम देखें चित्रमय प्रस्तुतिकरण में, इसमें ध्यान देना है कि हम समंकों को जो है सारणीयन के माध्यम से जब हम बताते हैं या उससे निष्कर्ष निकालते हैं तो वो काफी जटिल होते हैं उससे निकालना। और उसी चीज को जब हम चित्र के आधार पर उसकी प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो रोचक भी हो जाता है और समझने में आसान भी हो जाता है। हम एक ही नजर में चित्र के माध्यम से ये जो है उस निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं कि ये समंक कह क्या रहे हैं, यानी ये चित्र निष्कर्ष क्या दे रहा है। तो उचित निष्कर्ष निकालने के लिए सांख्यिकीय निष्कर्षों को चित्रमय प्रस्तुतिकरण और बिंदुरेखीय प्रस्तुतिकरण, ये 2 तरीका और है। यानी फिर से हम आते हैं, पहले क्या था, 2 हमने पढ़ा था, एक पाठ प्रस्तुतिकरण और एक सारणीकरण या सारणीयन। उसके अलावे 2 अन्य है, चित्रमय प्रदर्शन और बिंदु रेखीय प्रदर्शन। अब हम सिलेबस के अनुसार, चूंकि आज हम पढ़ रहे हैं चित्रमय प्रदर्शन, ये पार्ट 6 में है। इसके बाद अगला पाठ आपका आएगा बिंदु रेखीय प्रदर्शन। तो चित्रमय प्रदर्शन के ही हमने 2 भाग लिया है। अब इसमें देखिए, इसमें कई तरह के चित्रमय प्रदर्शन होते हैं। जैसे अभी आपने एक देखा था, उसको हम बोलते हैं बार डायग्राम, दंड चित्र हिंदी में बोलते हैं। कई बार हमने कहा है कि अर्थशास्त्र और साइंस में हिंदी शब्द ही ज्यादा क्लिष्ट हो जाते हैं और अंग्रेजी शब्द समझना आसान हो जाता है। तो यहाँ बार डायग्राम कहेंगे तो आसानी से पकड़ में आ जाती है। इसी को हम दंड चित्र भी कहते हैं। तो ये दंड चित्र है जो या तो उदग्र होती है या क्षैतिज होती है। तो इस तरह से ऊपर उठती हुई या बाएं से दाएं की ओर बढ़ती हुई सीधी लाइन में होती है। ये ध्यान दीजिएगा, ये टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, जब भी होगी सीधी होगी। यानी अपने आधार से वो 90 डिग्री की कोण बनाते हुए निकलेगी। सीधी तभी हो सकती है, लंबवत होगी दोनों तरफ। हम ये कहें कि अगर ये उदग्र होगी तो लंबवत होगी और अगर जो है क्षैतिज होगी तो आधारवत होगी। दोनों स्थिति में तो वो अक्ष के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए गए हैं। तो ये यहाँ पर कई नाम हमने दिया है, बार डायग्राम है, रेक्टेंगल्स है, आयत चित्र से भी हम समझाते हैं। उसके बाद वृत्त चित्र है, पाई डायग्राम 10th में आप देखे होंगे, चित्रालेख है, पिक्टोग्राफ से, और मानचित्र है, नक्शे से भी हम बताते हैं। जैसे ज्योग्राफी में आपने देखा होगा कि कोयला कहाँ मिलता है, लोहा कहाँ मिलता है, या कुल खानों में कोयले की कितनी प्रतिशत है, लोहे की कितनी प्रतिशत है, तांबे की कितनी प्रतिशत है। तो इस तरह से उसको आप नक्शे पर ही विभिन्न
या में जो है संकेतों के आधार पर वहां बताया हुआ रहता है। तो वो मानचित्र प्रदर्शन उस तरह का होता है। अब इसको हम यही कह सकते हैं कि ये चित्र समंकों के विशाल स्थिति को एक संक्षिप्त रूप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है ताकि प्रेक्षण करने वाले को रोचक लगे, आसान लगे और बहुत जल्दी निष्कर्ष निकाल ले। अब इस संदर्भ में हम देख लें शुरू में कि ये कुछ चित्र हमने यहां दिया है। ये देखिए बार डायग्राम का, इसके पहले हमने उसी तरह का दिखाया था, यही बार डायग्राम है। ये ऊपर की ओर उठती हुई है बार डायग्राम। ये दिखाया विभिन्न उद्योगों में उत्पादन, ए में, बी में, सी में, ये उद्योग का नाम है DEF इंडस्ट्रीज नीचे दिया हुआ है। और ये यहां भी आप देख सकते हैं ABCDEF, या ऊपर में भी दे सकते हैं। और ये प्रोडक्शन पर 1000 यूनिट्स ये दर्शाया हुआ है। तो इसको आप इसमें देख सकते हैं, जैसे ये उद्योग कितना, ये बार को देख करके हम आसानी से तय करेंगे कि ये 320 जो है यूनिट, 320 यूनिट का भी ये प्रोडक्शन कर रहा है। बी का फिर उसी तरह 320 और 240 के बीच में है। तो इस तरह से हम 240 और 320 के बीच में अंतर जो आता है वो 80 का आता है। तो ये लगभग आधे पर है, तो यहाँ 40 हम जोड़ दें तो 280 हो जाएगा। इस तरह हम इसमें समझ सकते हैं। अब ये इसको हम कहते हैं, ये दूसरा है, ये आय चित्र है। ये इसमें प्रॉफिट जो है को दिखाया गया है, रॉ मटेरियल्स एंड वेज को, तीन चीज को दिखाया गया है। अब इसमें क्या है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये 3 भाग है। पूरे भाग को एक माना गया है और उसमें विभिन्न हिस्सों को दर्शाया जाता है। हिस्सा किस तरह तय करते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार। अब ये पूरे भाग एक है, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं और इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। अब पूरे क्षेत्रफल का ये कितना हिस्सा है, मान लेते हैं कि पूरे क्षेत्रफल का 30% हिस्सा है। तो ये यानी कुल में प्रॉफिट का हिस्सा ये 30% हो जाएगा अगर ये प्रॉफिट का है। तो इसका मान लेते हैं कि 40% है, तो पूरे में 40% ये रॉ मटेरियल्स का हिस्सा हो जाएगा। इस तरह हम फर्म ए और बी को यहां पर प्रदर्शित किए हैं। आगे हम देखें, ये है ब्रिज चार्ट। इसमें जो है पूरे को 360 डिग्री में बांट दिया जाता है, समग्र को। और 360 डिग्री में पूरे में, जैसे आपने पढ़ा था कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 1/5 भाग खाने पर खर्च करता है, 1/3 भाग बच्चों के पढ़ने पर खर्च करता है, कुछ पैसा दान देता है, इतना भाग दान देता है। तो आप एक का ही ना प्रत्येक भाग आपने दिया, तो 1 बराबर 360 यहां मान लिया गया है। और एक का जितना मान लेते हैं 1/3, तो 1/3 का मतलब क्या हुआ, 360/3। तो 360/3 हम कर दिया, तो 360/3 का कितना आ जाएगा, 120 मान लेते हैं। ये यहां पर स्टूडेंट के रिजल्ट के बारे में प्रदर्शित है। तो ये देखिए सेकंड डिवीजन वाला 33% है, तो 33% कितना हुआ, 100/33, 1/3। तो 1/3 का यहां देखिए 120 डिग्री के एंगल में काट लिया, यानी 360 को 120 में हम छांट लेंगे तो हमारा 1/3 निकल जाएगा। उसी तरह फर्स्ट डिविजनर 45% है, तो उनका 360 के हिसाब से 160 डिग्री आएगा। तो इस तरह से इसमें हाँ एक चीज ध्यान देना है, चाहे आप इस ग्राफ को देखिए या इस ग्राफ को देखिए, जब भी कोई अंतर वाली चीज, जैसे इसमें कोई अंतर वाली चीज नहीं है, इसमें सिर्फ प्रोडक्शन दिखाना है, तो प्रोडक्शन दिखाना है तो एक ही कलर में ये दिखा रहे हैं हम। लेकिन यहां पर इस आय चित्र में देखिए कि 3 चीज दिखा रहे हैं, प्रॉफिट, रॉ मटेरियल्स एंड वेज। तो इनको तीनों के लिए 3 कलर या 3 डिजाइन आप दीजिए। देखिए ये सीधी लाइन है, ये आड़ी लाइन है, ये क्रॉस लाइन है, नहीं तो सब एक ही देखने में लगेगा। तो हम तय कैसे कर पाएंगे कि प्रॉफिट का कितना हिस्सा है, रॉ मटेरियल का कितना है, वेजेस का कितना है, हम तय नहीं कर पाएंगे। तो इसमें विभिन्न चीजों को प्रदर्शित करना है, तो विभिन्न कलरों में, जैसे यहां भी है देखिए विभिन्न कलर में है। अब ये देखिए मानचित्र जिसके बारे में हम कह रहे थे, और शायद हमारे बोलने पर आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन यहां फिगर में देखेंगे तो आप बिल्कुल अच्छी तरह समझ जाएंगे। इंडिया एवरेज एनुअल रेंज, वार्षिक जो है भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कितनी बारिश होती है, कहां पर कैसा है। अब ये देखिए यहां पर है सिंबल, मोर देन 200 cm, 100 200 cm, 50 to 100 cm और बिलो 50 cm, सबके लिए देखिए अलग अलग चिन्ह दिया हुआ है। अब इसके आधार पर हम इस मैप में पकड़ सकते हैं कि कहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाली क्षेत्र है। जैसे ये सब क्षेत्र देखिए 200 सेंटीमीटर से अधिक, 100 to 200 में ये सब। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि आंकड़ों को समझना मुश्किल होता है। अब आप ध्यान दीजिए कि मान लेते हैं कि छोटे छोटे आंकड़े हैं, अगर वर्ग अंतराल 10 से 20 का है, या मान लेते हैं कि आपके आंकड़ों का रेंज 0 to 80 है, तब तो चलेगा,
ठीक है, अगर मान लेते हैं कि रेंज 0 to 1000 है, तब भी चल सकता है। 0 to 1 लाख है, तो उसके लिए हमें लंबा चौड़ा सारणीकरण करना पड़ता है। वैसी परिस्थिति में इसको संक्षिप्त करके हम संक्षिप्त रूप में मानचित्र, रेखा जो है, दंड चित्र, आयत चित्र, इन आधार पर हम प्रेक्षण कर सकते हैं। अब हम देखें चित्रमय प्रस्तुतिकरण के लाभ क्या हैं। सबसे पहले यह ध्यान दें, चित्रमय प्रस्तुतिकरण का सबसे बड़ा लाभ है कि जहां चित्र आ जाता है पढ़ाई में, वो रोचक हो जाता है। या अनुसंधान के क्षेत्र में हम चित्र की प्रस्तुतिकरण करते हैं तो वो रोचक और आकर्षक बन जाती है। संख्याएं जटिल होती है, कैलकुलेशन करना पड़ता है, कैलकुलेशन के कारण जटिलता और उबाऊ बन जाती है। फलतः इसके जगह पर हम चित्र को रखते हैं ताकि वो आकर्षक हो, और आकर्षक होने के कारण रोचक बन जाते हैं। और जाहिर है कि जब रोचक है और आकर्षक है तो समझने में भी आसान होगा। ये जो है, इसमें कहा जाता है कि ये आंख के माध्यम से मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है चित्र। आपके आंख में जो एक तरह से आकर्षण उत्पन्न होती है, आंख के माध्यम से जो आकर्षण उत्पन्न होती है, उसका मस्तिष्क पर पॉजिटिव असर पड़ता है। और हम जहां कैलकुलेशन में, इक्वेशन में, सांख्यिकीय गणितों में उलझे रहते हैं, उसके जगह पर अगर हम उसको चित्र से प्रदर्शित करें तो वो हमको तमाम मानसिक कठिनाइयों से अलग करते हुए आसानी से समझ में आती है। तुलनात्मक अध्ययन, इस बार ग्राफ से हम तुलनात्मक अध्ययन या कोई भी चित्र में प्रस्तुतिकरण से हम तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम पिछले 2 महीने के महंगाई को दिखा रहे हैं ग्राफ से, तो ये अगस्त में कितना था, सितंबर में कितना है, तो हम तुलना किए ना कि हाँ ये है, तो तुलनात्मक अध्ययन में सहायक। मान लेते हैं कि अगस्त में ज्यादा है तो उसका ग्राफ ज्यादा ऊंचा होगा, और अगर जो है अगस्त में कम है तो सितंबर का ज्यादा ऊंचा होगा। तो हम तुलना भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां देखिए, ये सब पॉइंट्स मूलतः याद करने वाली चीज है। यहां ध्यान दीजिए, व्यापक प्रयोग है। यहां है, हम दे दिए हैं उत्पादन, व्यवसाय, परिवहन आदि क्षेत्रों को में प्रदर्शित करने के लिए ये ज्यादा लाभदायक है। खास करके आप देखते हैं कि विज्ञापन में तो बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। चित्र विज्ञापन जो है चित्र के माध्यम से तो ही आते हैं, तो ये इनका प्रयोग मेलों, प्रदर्शनियों, समाचार पत्र आदि में व्यापक रूप से होता है। पूर्वानुमान में सहायक, ये भविष्य के बारे में अनुमान लगाने में सहायक होते हैं। नहीं होंगे सहायक, आप खुद सोचिए। जो ही हम मान लेते हैं जनवरी से लेकर के अगस्त तक की महंगाई के बारे में हम जानते हैं, बार ग्राफ से हम उसको बताए या किसी ग्राफ से हम बताए, तो उस आधार पर हम ये तय कर पा सकते हैं ना कि आगे और महंगाई की क्या स्थिति होने वाली है। अगर इकोनॉमी की यही सिचुएशन रही तो हम पूर्वानुमान हम इसके आधार पर आसानी से लगा सकते हैं। वही अगर उसको आंकड़े में, सारणी में दिया हुआ होता तो उसके लिए एक सांख्यिकी जानने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज है जिसको सामान्य आदमी जो सांख्यिकी का ज्ञाता नहीं भी है, वो भी ग्राफ देख करके कहेगा कि देखो ये तो महंगाई बढ़ती जा रही है प्रत्येक माह, तो आगे भी अभी बढ़ने का ही लक्षण है। अगर ऊंचा वचन हो रही है तो वो कहेगा हो सकता है आगे महंगाई घट जाए, कोई स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहा है। अगर गिरती जा रही है तो हम एक सामान्य अनुमान लगाएंगे कि ये गिरती जा रही है। ठीक है, या मान लेते हैं कि जैसे बारिश जो है बढ़ती चली जा रही है, उसका ग्राफ बन रहा है, तो हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार के उत्तरी क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आने वाली है, तो उसके लिए हम प्री प्लान तैयारी कर सकते हैं। हर 10 दिन के बाढ़ या जो है बरसात का अनुमान लगा करके उसको ग्राफ पर रखें, या बरसात का आकलन करके, तो हम 3-4 बार का आकलन करके रखेंगे तो 5वीं बार के लिए हम अनुमान लगा सकते हैं कि अब सिचुएशन क्या होने वाली है। तो इस तरह से सूचना के साथ मनोरंजन, चित्र में प्रस्तुतिकरण एक तरफ सूचना तो देती ही है, दूसरी तरफ चित्र, रंग बिरंगे चित्र में रंग बिरंगे संकेतक एक मनोरंजन भी देता है, दिमाग को अच्छा लगता है देखने में। अब इनकी सीमाएं हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज को हम चित्र से प्रदर्शित कर ही सकते हैं। ये देखिए, ये अनुमान पर आधारित होते हैं, इनके द्वारा यथार्थ संख्यात्मक माप संभव नहीं है। जैसे अभी आपने देखा कि हम एक जगह बतला रहे थे कि 220, 240 और 320 के बीच में 80 है, ये लग रहा है कि बीच में ये लाइन आने वाली है, तो हम वो अनुमान न लगा रहे थे, हम एक्यूरेट तो नहीं बता रहे थे। एक्यूरेट तो सांख्यिकी सारणी ही बता पाएगी। तो ये हम ये कह सकते हैं कि ये अनुमानों पर बिल्कुल संख्यात्मक माप संभव नहीं है। दूसरा है, चित्र विस्तृत जानकारी देकर संक्षिप्त व्याख्या ही करते हैं, विस्तृत जानकारी न देकर संक्षिप्त व्याख्या। अभी आपने देखा ये संक्षिप्त व्याख्या ही करते हैं, विस्तृत जानकारी ये कैसे हुआ,
किस तरह से ये बढ़ा, इन सारों पर प्रकाश ये नहीं डालते हैं। तो एक संक्षिप्त जानकारी यानी सिर्फ ये दिए कि महंगाई बढ़ रही है, ये दिए कि बारिश ज्यादा हो रही है पिछले महीने से, किस प्रकार हर महीने जो है या हर महीने परत दर परत महंगाई बढ़ती गई, इस पर प्रकाश नहीं। ये तो हमको आंकड़ों से ही स्पष्ट होगा। अब हम आगे देखें, चित्र सांख्यिकीय विश्लेषण में अधिक लाभदायक नहीं होते। सांख्यिकीय विश्लेषण, ये चित्र के बाद विश्लेषण करने के लिए इसमें कुछ रह ही नहीं जाता, चित्र ही अंतिम विश्लेषण हो जाता है। तो इसके आधार पर हम विश्लेषण आगे नहीं कर पाते हैं कि हाँ आगे कैसे ये चलेगा। चित्रों का दुरुपयोग संभव है। अगर मापदंड आप गलत ले लिए हैं तो इसका आप काफी दुरुपयोग कर सकते हैं। हम मान लेते हैं कि कहीं हम मापदंड ले लिए 1 cm बराबर 100 और कहीं मापदंड ले लिए 1 cm बराबर 80 और कहीं 1 cm बराबर 120, तो ये तो अपने उद्देश्य के अनुकूल हो जाएगा ना। अपने उद्देश्य का अनुकूल मीन्स ये नहीं कि जो मूल उद्देश्य था उसके, जो भी उसका रिजल्ट निकालने वाला है, हो सकता है उस अनुसंधान से उसको कुछ फायदा होने वाला है तो अपने अनुसार माप रख देगा। एक आंकड़ा के लिए कोई माप और एक आंकड़े के लिए कोई माप। तो फिर चित्र सारणी के विकल्प नहीं बल्कि पूरक है। ध्यान दीजिए, ये जितना भी चित्र खड़ा है ये सारणी के विकल्प नहीं है। इन सबका आधार आखिर सारणी ही है। वो सारणी ही है जो सारे चीजों की व्याख्या करती है, यानी वैज्ञानिक व्याख्या। कहने का मतलब कारण और परिणाम, ये कारण है और इसका ये परिणाम है। जैसे वहां आपने देखा ग्राफ में, मान लेते हैं कि ये पिछली माह की महंगाई है, ये इस माह की महंगाई है, ये तो रिजल्ट बता रहा है, ये कारण को नहीं बता रहा है। कारण की व्याख्या तो सारणी प्रस्तुत करेगी कि हाँ ये फैक्टर में इतना ग्रोथ हुआ, ये फैक्टर में कम ग्रोथ हुआ, इस चीज की इतनी डिमांड हुई, इस चीज की इतनी कम डिमांड हुई, जिसके कारण कम डिमांड वाले का मूल्य बढ़ा या कम प्रोडक्शन वाले का, कम डिमांड वाले का मूल्य घटा या कम प्रोडक्शन वाले का मूल्य बढ़ गया। इस तरह से वो व्याख्या करेगी वो आंकड़े उसके सारणी के। अब हम चित्रों द्वारा बहुगुणी प्रदर्शन कठिन हो जाता है। चित्रों द्वारा बहुगुणी प्रदर्शन कठिन हो जाता है। ये ध्यान दीजिए, बहुगुणी प्रदर्शन, कई गुण का प्रदर्शन एक चित्र में कठिन हो जाता है। मान लेते हैं 2-3 गुण अभी आपने देखा, 2-3 गुण में देखा कि रॉ मटेरियल्स क्या है, प्रॉफिट क्या है, तब तो ठीक है, हम 3 ग्राफ से उसको दिखा दिए। एक मान लेते हैं कि 15-20 गुण दिखाना है और 6-7 ईयर में दिखाना है, तब आप कितना बड़ा ग्राफ बनाइएगा। वो अगर बनाने की कोशिश भी कीजिएगा तो पेपर पर घौंच पहुंच हो जाएगा। और जितना आसान, सरल और मनोरंजक लगने के लिए चित्र की प्रस्तुति की जाती है, कहीं उसका उल्टा असर न पड़ जाए। हिंदी में कहावत है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, या बहुत सारे बर्तन जो होते हैं तो ढन ढन की आवाज किचन से आती है। ठीक उसी तरह है, इतना ही भर दीजिए जितना भर वो सके। बहुत ज्यादा हम चित्र में प्रस्तुतिकरण नहीं कर सकते हैं, बहुत सा गुण वाले को एक साथ हम प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, उसके लिए सारणी ही ठीक है। विजातीय परिस्थितियों में लाभदायक नहीं होते हैं, ये समरूपता में ही लाभदायक हैं। अगर विभिन्न जात के हैं, विरूप हैं, तो उसमें ये लाभदायक नहीं होंगे। अब ये देखिए चित्रों के रचना के सामान्य नियम। हम चित्र कैसे, चित्र रचना में किन बातों को ध्यान देना चाहिए, ये इस बात को रखिए। मूलतः हम अभी तक जो बता रहे हैं ये ध्यान रखिए कि ये अभी तक याद करने वाली चीज है, इस पर हम ज्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। आगे जब हम ये बताना शुरू करेंगे कि चित्र में प्रदर्शन कितने प्रकार के होते हैं, समझना मूल रूप से आपको वहां है। ये आप नोट्स में मेरे देखें और उसको याद करने की कोशिश करें। हम इसका समराइज आपको बोलते चले जा रहे हैं, यानी एक तरह से कहें कि संक्षिप्त विवरण ही इसका दे रहे हैं, क्योंकि ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप भी ध्यान से पढ़िएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले तो यह ध्यान देना चाहिए, चित्र आप बना रहे हैं, बचपन से सिखाया गया होगा, आर्ट के टीचर होंगे, ललित कला भी हिंदी में बोलते हैं, तो चित्र बनाने के लिए सिखाते हैं, चाहे वो जैसा भी चित्र हो। तक बोलते हैं कि गिज बिज चित्र बनाइए, साफ सुथरा, आकर्षक, तब न देखने में अच्छा लगेगा। तो ये सांख्यिकीय आंकड़ों का भी आप चित्र में प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं तो आकर्षक और साफ सुथरा बनाइए, ताकि देखने वाले को आकर्षित करे। मान लेते हैं कि भारत का सांख्यिकी विभाग कोई चित्र देता है, तो चित्र अच्छा रहेगा तब ना सामान्य पाठक। सामान्य पाठक का मतलब क्या है, इसमें बहुत नॉलेज वाले की जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही कहा। चित्र में प्रस्तुतिकरण ऐसा चीज है कि सामान्य ज्ञान वाले लोग भी उसको समझ लेते हैं, वो सांख्यिकी उनको जानकारी रहे या नहीं रहे। जैसे आप बचपन से अब तक क्रिकेट मैच देख रहे हो तो उससे ग्राफ को समझ लेते हो, उसके रनों का रेट जो बढ़ता है
बिंदु रेखीय प्रदर्शन, और ग्राफ बाय भी दिखाता है, बार ग्राफ से भी दिखाता है, तो आप समझ लेते हो कि नहीं। जबकि ऐसा तो नहीं है कि आप सांख्यिकी, हर जो दर्शक है वो सांख्यिकी पढ़ता है, शायद अपवाद में उसमें बैठा हुआ कोई पढ़ा होगा जो दर्शक भी है। तो यह साफ सुथरा होना चाहिए। दूसरा है प्रत्येक चित्र का उचित शीर्षक। आप चित्र में क्या दिखला रहे हो इसका शीर्षक तो देना होगा ना। जैसे हम भारत के आयात निर्यात की स्थिति दिखा रहे हैं 1999 से लेकर के 2019 तक, तो ऊपर लिख देंगे भारत के आयात निर्यात की स्थिति 1999 से 2000 तक। तो उचित शीर्षक थोड़े से शब्द में, शब्द ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसका टाइटल बहुत लंबा चौड़ा नहीं। उचित आकार, चित्र का आकार उचित होना चाहिए। और चित्र को ध्यान दीजिए कैसा होना चाहिए, कागज के मध्य भाग में, ये नहीं कि इधर किनारे, ये नहीं कि इधर किनारे। अगर एक ही बार में दो चित्र प्रदर्शित करने हैं तो ऊपर और नीचे छांट के बीच में, दोनों साइड स्पष्ट, जैसे मैंने यहां पर आपको दिखाया है, ये देखिए बिल्कुल स्पष्ट फिगर आ रहा है। तो ये साफ सुथरा है, अलग अलग कलर में डिवाइड है या अलग अलग डिजाइन में डिवाइड है, जिसमें यह पता चल रहा है कि प्रत्येक मत का या प्रत्येक गुण का जो है अपना एक अलग पहचान है। सब देखिए, ये बिंदुवार है, शून्य के ये में दिखाया गया है, ये क्रॉस में है, ये आड़ी है, ये सिर्फ स्पॉट है, ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो इस तरह से हम इनको दिखाते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसमें पैमाने का चुनाव, चित्र में यह भी जरूरी है कि पैमाने का चुनाव होना चाहिए। पैमाने का चुनाव में यह ध्यान दीजिए कि अधिकांश पैमाना सम संख्या में होना चाहिए। अगर सम संख्या में नहीं है तो 5, 10, 15 या 5, 10, 20 के गुणक में उसको आप ले जाइए, इस तरह से ले जाइए। अब ये पैमाने की इकाई में यह भी आपको लिखना है कि आप किस में दिखा रहे हैं, हजार में, सैकड़ा में, लाख में। जैसे टन को आप किसी वस्तु के प्रोडक्शन को आप टन में प्रदर्शित कर रहे हैं, तो 1000 टन में कि लाख टन में कि सैकड़ा टन में, उसको भी दिखाइए। इसको लिखना कहां है, पैमाने के प्रदर्शन को आप ये ध्यान दीजिए। एक और बाई अक्ष के दाईं और कॉर्नर पर, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, एक और बाई अक्ष के दाएं कॉर्नर पर इसको हम प्रदर्शित करेंगे। ये देखिए, आयात निर्यात, आयात पैमाना, ये आपका एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ये लिए है। 1 CM बराबर 10 करोड़ रुपया। 1 सेंटीमीटर का आप प्रदर्शन कर रहे हैं तो उसका मतलब है कि 10 करोड़ रुपया। जैसे यहां से यहां तक 1 सेंटीमीटर है, 10, तो इतनी ही दूरी अगर अगली बार काट रहे हैं तो फिर 10, इसके बाद काट रहे हैं तो फिर 10, तो यहां से यहां 10, तो यहां फिर हो जाएगा 20, इसमें फिर 10 ऐड होगा 30, 10 ऐड हुआ 40। कहां रखना है, एक्स और वाई अक्ष के दाईं ओर कोने पर। तो ये ध्यान रखना है इसमें। उसके बाद जो है ये देखिए, इसमें पैमाना तो देना ही है, साथ साथ ये भी देना है, वाई अक्ष के बगल में दे दीजिए जहां पर खाली जगह हो ऊपर में, कि आप इसे प्रदर्शित क्या कर रहे हैं, जो चित्र में है, जिसके लिए अलग अलग आप पहचान बनाए हैं। तो जैसे यहां आयात और निर्यात, तो देखिए आयात और निर्यात के लिए आड़ी और आयात के लिए बिंदुवार हम लिख रहे हैं, तो इसको आपको यहां पर दिखाना होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, दूसरा है टिप्पणी या स्रोत। अब अगर कुछ चीज ऐसा है जो इसमें समझ में नहीं आ रहा है तो सबसे नीचे यहां पर वर्ष के नीचे, जो ये वर्ष दिखा रहा है, वर्ष के नीचे हम टिप्पणी में लिख देंगे। और इसके अलावा ये अगर है कि ये डेटा कहां से लिया, मान लेते हैं ये तो पढ़ाने के क्रम में है, तो पढ़ाने के क्रम में हम स्रोत नहीं है, समझाने के लिए अपना कल्पित डेटा भी दे रहे हैं। लेकिन अगर वास्तविक में आपको यह प्रश्न आ जाए कि 2011 से या 2001 से 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर को आप ग्राफ से दिखाएं, तो वो ऐसी अवस्था में आपको कहीं ना कहीं से तो आपने स्रोत लिया होगा ना, किसी किताब से लिए हैं या जो है जनगणना रिपोर्ट से लिए हैं, तो उस स्रोत को हम नीचे रख देंगे। अब इसके अलावे है सूचक, तो ये तो बता ही दिए कि ये सूचक है, इनको विभिन्न रंगों से दिखा देना है। रंग से भी आप दिखा सकते हैं, नहीं तो चिन्ह से भी। अंतर पता स्पष्ट चलना चाहिए। जैसे हम यहां पर
तिरछी रेखा के जगह पर ग्रीन कर दे सकते हैं और आयात के लिए हम रेड कर दें, उससे भी पता चलेगा। जैसे ये हो गया आपका निर्यात, तो इसको हम ग्रीन कर दे और इसको हम रेड कर दे, उससे भी पता चलेगा। एक तरह से क्या हुआ, सिंपल सा बात सोचिए, घर में बिजली की वायरिंग होती है, तो बिजली की वायरिंग होती है तो उसमें 3 तार होता है ना, तो उसमें क्या है, एक रेड, दूसरा ग्रीन और तीसरा ब्लैक। तो वो तीनों सिंबल होता है ना कि एक पॉजिटिव का है, एक निगेटिव का है, कि न्यूट्रल का वायर जाता है। तो ये वही चीज तो यहां भी है, यहां उसको ग्राफ पे दिखाना है। तो ये अंतर स्पष्ट किस लिए, अगर नहीं रहेगा तो कल को अगर आपके घर के इलेक्ट्रिक वायरिंग में कुछ गड़बड़ी होगी तो पता जो है ये करने में कठिनाई होगी कि कौन सा तार डैमेज है, पॉजिटिव वाला कि निगेटिव वाला, या ये तार जो डैमेज है ये पॉजिटिव करंट दे रही है कि निगेटिव दे रही है कि न्यूट्रल है। तो वो पहचान तार से ही होगी ना। मान लेते हैं कि रेड कलर पॉजिटिव का है, रेड में गड़बड़ी है, तो हम तुरंत समझ रहे हैं कि ये पॉजिटिव करंट ये दे रही है, तो उसके अनुसार वो जो है मैकेनिक अपना काम करेगा। अब आगे देखें, इसमें और क्या चाहिए, सरलता। चित्र इतने सरल हो कि प्रेक्षक आसानी से समझ जाए। जैसे इसमें देखिए आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि इसके लिए सांख्यिकी जानना कोई जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति देखेगा यही कहेगा कि 1991 में भारत में आयात जो है, निर्यात 73 करोड़ रुपए का और आयात 70 करोड़ रुपए का, कुछ भी बाकी नहीं है इसमें सोचने समझने के लिए। तो ये सरल होना चाहिए। और ये देखिए बाएं से दाएं अथवा नीचे से ऊपर होना चाहिए। ये चित्र जो है वो या तो बाएं से दाएं या नीचे से ऊपर। बाएं से दाएं का मतलब क्या है, ये ध्यान दीजिए, ये तो नीचे से ऊपर ये जा रहा है, और अगर हम इसको क्षैतिज दिखाएंगे तो ये बाएं से दाएं यानी इधर से इधर जाएगी, क्योंकि आधार तो यही बनाता है ना, ओ एक्स वाई। तो आप आधार से ही जोड़ के न दिखाएंगे, या तो आप वाई से जोड़ के दिखाइए या एक्स से जोड़ के दिखाइए, तब आपकी स्थितियां पलट जाएगी। ये वर्ष आ जाएगा इधर और ये आयात एवं निर्यात आ जाएगा इधर ग्राफ पर। अंतर यही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है ना। या तो नीचे से ऊपर या बाएं से दाएं। क्यों? क्योंकि ये दोनों आधार बना रहे हैं, अक्ष बना रहे हैं। आप या तो एक्स अक्ष से दिखाइए या ओ वाई अक्ष से दिखाइए। अगर अभी हम मान लेते हैं कि इसको एक्स अक्ष से पर नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं, यानी वाई से इसका संबंध जोड़ रहे हैं, तब इसको अगर हम पलट दें, हम इधर से इधर ले जाने लगे तो ये स्थितियां भी पलट जाएगी। ये वर्ष आ जाएगा यहां और आयात निर्यात आ जाएगा यहां। अब इसके अलावे है, ये ध्यान दीजिए कि उपयुक्त चित्र का चुनाव। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे चीज को एक ही तरीके से दिखाएं। इसके लिए आपको जो है उपयुक्त चित्र का चुनाव करना पड़ता है, कौन सा चित्र हम किसके लिए यूज कर सकते हैं। और यह डिपेंड करता है कि समांक की प्रकृति क्या है, आंकड़ों की प्रकृति क्या है, प्रदर्शन का आपका उद्देश्य क्या है, न्यूनतम व अधिकतम मूल्यों का अनुपात क्या है। अनुपात बड़े हैं छोटे हैं, बहुत बड़ा अनुपात है तो उसको बार ग्राफ से न दिखा करके हम ब्रिज चार्ट से भी दिखा सकते हैं। पाठक का बौद्धिक स्तर क्या है, जैसे अनपढ़ है, साधारण है। सबसे बढ़िया क्या होता है, साधारण या अनपढ़ लोग उनको मानचित्र से दिखा दीजिए, मानचित्र से वो पकड़ लेंगे। जैसे जैसे ही बिहार पर कोई चीज दिखाया जाएगा वो समझ जाएंगे कि हाँ यहाँ पर ये है, उत्तर प्रदेश पर दिखाया जाएगा वो समझ जाएंगे वहां पर है। तो ये चारों आप याद रखिएगा कि समंकों की प्रकृति पर निर्भर करता है कि समंक किस प्रकृति के हैं, प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है। समंक जैसे कहने का मतलब है कि समरूप का समंक है कि विभिन्न या का मतलब एक रूपता नहीं है उनका समंक है। तो अगर मान लेते हैं कि एक रूपता नहीं है उनका समंक है तो उसके लिए 2-3 बार ग्राफ बनाने पड़ेंगे एक टर्म में। जैसे 1991 का हमको आयात निर्यात और व्यापार घाटा तीनों प्रदर्शित करने हैं तो तीनों के अलग अलग समंक होंगे, तो वो प्रकृति पर डिपेंड करता है। दूसरा है कि प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, सांख्यिकवेत्ता को बताना है, अर्थशास्त्री को बताना है, स्टूडेंट को बताना है, सामान्य लोग को जानकारी देनी है। तो सामान्य लोग को जानकारी देनी है तो आप मानचित्र या इजी ग्राफ से बताइए। सांख्यिकवेत्ता को देना है तो आप दूसरे तरह से भी जो है कठिन से कठिन ग्राफ भी आप दे सकते हैं। अब हम मूल जगह पे आते हैं जहां यह है
कि ये चित्र कितने प्रकार के होते हैं। इसको याद रखने के ख्याल से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हमने दिखा दिया है एक ही जगह सम्मिलित रूप से, ये ध्यान दीजिए। एक बीमा चित्र, चित्र के प्रकार में है 4 प्रकार के, एक बीमा, द्विबीमा, चित्रलेख और मानचित्र। एक बीमा चित्र, द्विबीमा चित्र, चित्रलेख और मानचित्र। एक बीमा में फिर है 6 प्रकार, सरल दंड चित्र, बहुगुणी दंड चित्र, विभाजित दंड चित्र, प्रतिशत दंड चित्र, खंडित दंड चित्र और विचलन दंड चित्र। द्विबीमा में है आयत चित्र, वर्ग चित्र, वृत्त चित्र और चित्रलेख, और इसके अलावा है मानचित्र। अब हम यहां पर जो है इसमें सबसे पहले देखेंगे कि सरल दंड चित्र क्या होता है। तो दंड चित्र अथवा बीमा चित्र, जैसा कि मैंने बताया था कि दंड चित्र और बीमा चित्र जो भी होते हैं, जिनको हम वार्स कहते हैं, इसमें लंबाई का प्रयोग होता है। लंबाई का, चौड़ाई इसमें कोई मायने नहीं रखता है। चौड़ाई सिर्फ हम चित्र को आकर्षक दिखाने के लिए रखते हैं। अगर मान लेते हैं कि मदों की संख्या बहुत अधिक है, तो वैसी अवस्था में हम रेखाओं से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, विभिन्न रेखाओं से भी, न कि हम चौड़ा चौड़ा उनका साइज बनाते जाएंगे एक तरह के। इसमें यह ध्यान देना है कि एक बार से दूसरे बार के बीच की दूरी हर जगह बराबर होना चाहिए। यह नहीं कि एक बार से दूसरा बार के बीच की दूरी जो लिए और दूसरे से तीसरे के बीच में लिए वो उससे कम या अधिक हो। मान लेते हैं एक बार से दूसरे बार के बीच की दूरी, यानी एक दंड से दूसरे दंड के बीच की दूरी 1 cm लिए हैं, तो दूसरे और तीसरे दंड के बीच की दूरी भी 1 ही cm रखना होगा। ये हम पहले भी कह चुके हैं कि ये 2 प्रकार से बन सकते हैं, हालांकि ज्यादा उपयोग एक ही प्रकार का होता है। ये वर्टिकल भी होंगे और हॉरिजॉन्टल भी होंगे, ध्यान दीजिएगा, यानी उदग्र भी होंगे और क्षैतिज भी होंगे ये। लेकिन ज्यादातर हम क्या प्रयोग करते हैं, तो ज्यादातर हम इनका उदग्र ही हम प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए सभी दंडों की चौड़ाई एक समान होती है, जबकि ऊंचाई चर मूल्यों के अनुसार होती है। कितना ऊंचा जाएगा यह चर मूल्य पर है, उसका हम लिमिटेशन बनाते हैं। जैसे हमको 0 to 100 दिखाना है, तो 0 to 100 में हम बाई अक्ष पर 10 करके 10 बार हम काट सकते हैं। तो अगर कोई आंकड़ा 99 तक है तो वो 100 के नजदीक तक पहुंच जाएगा, अर्थात उसकी ऊंचाई वहां तक जाएगी। और कोई 70 है कोई मत, तो वो उससे नीचे रह जाएगा। तो ये डिपेंड करता है, यानी जितनी ऊंची रहेगी वो बताएगा कि उस चर का मूल्य कितना है। अब इसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। ये ध्यान दीजिए, यहां पर दोनों तरह का दिखाया हुआ, वर्टिकल बार डायग्राम है और हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम है, यानी ये उदग्र है और ये क्षैतिज। ये आपको आसानी से समझ में आ रहे होंगे। इसमें ये जो है नीचे से ऊपर की ओर है और ये बाएं से दाएं की ओर है। देखिए इनके बीच में दूरी हर जगह समान है। यहां भी आप देखिए ये बार और ये बार के बीच में जितनी दूरी है उतना ही ये बार और ये बार के बीच में दूरी है। अब हम चले, इनकी विशेषता क्या है ये ध्यान दीजिए। दंड चित्र की विशेषता क्या है? दंड की ऊंचाई चर मूल्यों को दर्शाती है। अभी हमने बताया कि ये जितने ऊंचे रहेंगे, ये कितना ऊंचा एक दंड चित्र होगा ये डिपेंड करता है। देखिए ये अक्ष है, ध्यान दीजिए, ये अक्ष है, इस पर ये दंड चित्र इतना ऊंचा है। इसका मतलब है कि ये दंड चित्र का, ये दंड का मूल्य की तुलना में इसका मूल्य अधिक है और ये सबसे कम मूल्य वाला है। उसी तरह यहां इनकी क्षैतिज में लंबाई अधिक है, तो क्षैतिज में लंबाई अधिक है तो ये इनका मूल्य सबसे ऊंचा मूल्य होगा और सबसे नीचा मूल्य ये होगा। यानी ऊंचाई इनके मूल्य को प्रदर्शित करती है। दंडों की चौड़ाई समान होती है, सारे दंड समान चौड़े होते हैं, आराम से इसमें देख सकते हैं। जितना चौड़ाई इस दंड की है उतना ही चौड़ाई इस दंड की है, उतना ही चौड़ाई इस दंड की है, इसमें कोई अंतर नहीं होना चाहिए। दूसरा है, 2 दंडों के बीच का अंतर आरंभ से अंत तक एक समान। 2 दंडों के बीच का अंतर, इसको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये अंतर और ये अंतर, यहां भी देखिए ये समान होना चाहिए, इसमें कोई नहीं। तो आपका जो ग्राफ पर जो आप डिवाइड करेंगे उसके कारण जब अंतर को बढ़ा और घटा देंगे तो निष्कर्ष आपके गलत आ जाएंगे। क्योंकि मान लेते हैं कि यहां से यहां तक हम लिए हैं 1 से 2, फिर ये जो बीच में है इसको हम मान लेते हैं 2 के बराबर, तो यहां होगा 4, 2, 3, 4। अब अगर हम इसको हम जो छोटा कर दें तो ये 1 ही के बराबर हम कर दें, तो ये तय बात है कि हमारे निष्कर्ष को गलत निकालें। जैसे 2, 3, 4 यहां हुआ 5, अब अगला वाला आ जाएगा 6 पर, तो ये गलत ना बताएगा। इसको बताना चाहिए जो है 7 और 8 का ग्राफ दंड कि हाँ ये कि इसका मूल्य कितना है। तो ये
तमाम जो है निष्कर्ष गलत आने शुरू हो जाएंगे। अब ये देखिए, सभी दंडों की आधार रेखा समान होती है एक ही आधार रेखा पर। ध्यान दीजिए, ये देखिए इसका आधार रेखा है और ये इसका आधार रेखा है, एक ही आधार पर तमाम दंड है। क्योंकि आप तुलना कर रहे हैं ना, तो तुलना कर रहे हैं तो तुलना बराबर, पहले बराबर के तराजू पे ही रख के न किया जाएगा। मान लेते हैं कि दो वस्तु आप लेते हैं और कहते हैं कौन ज्यादा भारी है, तो उसके लिए वो तराजू को क्या करते हैं, पहले शून्य करते हैं। शून्य का मतलब क्या हुआ कि सबका एक ही आधार, यानी शून्य आधार से स्टार्ट होगा। तो सबका एक ही आधार लेंगे तब तो पता चलेगा कि हाँ कौन ज्यादा है कौन कम है। इस तरह से हम विश्लेषण इसका कर पाएंगे। अब इसके बाद है चित्रों को अधिक आकर्षक बनाने के लिए रंग का प्रयोग, जो पहले ही हमने बता दिया है कि, और यदि आंकड़ों का कोई विशेष क्रम न हो तो इन्हें बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में, अगर आपके पास ऐसे आंकड़े मिल जाए जिसका कोई विशेष क्रम नहीं है, तो आप दो नीति अपनाइए, या तो आरोही में लिख दीजिए, आरोही में इनके अनुसार बनाइए, या अवरोही में बनाइए। इसमें लंबाई का महत्व है, चौड़ाई या मोटाई का नहीं। बहुसंख्या में दंड होने की स्थिति में रेखा में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। हम पहले इन सारी चीजों को बता चुके हैं, इस पर ज्यादा ये करना समय की बर्बादी होगी। ठीक है, कंक्लूजन के रूप में हम क्या कहें, ये ध्यान दीजिएगा। कंक्लूजन के रूप में हम यही कर सकते हैं कि दंड चित्र जो है, जितने भी दंड होते हैं सबका आधार एक ही होते हैं। दो दंडों के बीच में दूरी बराबर रहेगी, प्रत्येक दंड की चौड़ाई बराबर रहेगी। दंड उदग्र और ऑरिजेंटल दोनों हो सकते हैं, यानी उदग्र और क्षैतिज दोनों हो सकते हैं। ये सब जो मूल चीजें हैं जिनको माइंड में हमको रखना है। और क्या है, दंड की ऊंचाई, अगर दंड उदग्र है तो उसकी ऊंचाई चर के मूल्य को बताएगा, और दंड अगर क्षैतिज है तो उसकी लंबाई चर के मूल्य को बताएगा। ये मोटे तौर पर इनको रखना है। अब हम सरल दंड चित्र को देखें। सरल दंड चित्र आजकल ये सबसे लोकप्रिय है। ये इसके लंबाई के माध्यम से हम चरों के मूल्यों को प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को मात्र आकर्षण बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आप सोचिए कि कोई ग्राफ ऐसा हो जो इस तरह का ना हो करके सिर्फ लकीर लकीर खिंचा हुआ हो, तो हमको आकर्षित नहीं करेगा। इसके कारण एक चौड़ाई हम इसमें देते हैं जिसे देखने में अच्छा लगे। तो ये चौड़ाई हम कह रहे हैं कि सिर्फ आकर्षण का एक जो है, चौड़ाई को सिर्फ हम आकर्षण बढ़ाने के लिए देते हैं। अब इसका हम प्रयोग क्यों करते हैं, ये ध्यान दीजिए। सबसे बड़ी कारण है एक तो की जानकारी लेना कि हाँ क्या जो है किस किस क्षेत्र में क्या घटनाएं घट रही है, और दूसरा तुलना करना। जैसे इनके माध्यम से हम जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या, आय, उत्पादन आदि प्रदर्शित हम आराम से कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहां पर एक हमने दिया है इस जगह पर एग्जाम्पल, 1961 से 2001 के बीच में, यहां से अब ध्यान से देखिएगा, 1961 से 2001 के बीच में भारत की जनसंख्या के आंकड़ों को नीचे दिया गया है। ठीक है, इन आंकड़ों को सरल दंड चित्र की सहायता से प्रकट करना है। तो इसमें हमने क्या किया, सब पहले वर्ष के आधार पर आंकड़ों को लिख दिया, जनसंख्या को, और इसका ऊपर आपको क्या दे देना है, शीर्षक। हमने कहा था कि शीर्षक से सारी बात समझ में आए। उसके बाद आप 100 रुपए के दाहिने कोने पर आपको पैमाना दे देना है। पैमाना यहां क्या लिया गया है, 1 CM बराबर 10 करोड़। ठीक है, अब 1 CM बराबर 10 करोड़ लिया गया है, तो हमने लिया 1961, बराबर दूरी पर काटना है। ध्यान दीजिए, 1961 आप यहां तक लिए हैं, यानी ओवाई अक्ष से आप दो तरीके से ले सकते हैं, एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिए। 1961 अगर आप यहां तक लिए हैं, तो 1971 ओ बिंदु से जितना 61 का सेकेंड लाइन की दूरी है, 61 से 71 के बीच में सेकेंड लाइन की दूरी उतनी ही होनी चाहिए। ये देखिए, 0 से 1, जहां ये 1 लिखा हुआ है, इसके सामने इसका सेकेंड लाइन है, जितनी दूरी है ये 1 से इस 1 के बीच में उतनी ही दूरी है। या दूसरा तरीका है कि ओवाई अक्ष से, यानी ओवाई अक्ष ये है, ओवाई अक्ष से कितनी दूरी पर हम पहला ग्राफ लिए हैं, पहला दंड बनाए हैं। अब ये जो दूरी है, यही दूरी 61 के बाद वाले में हम लेंगे, यानी ओवाई अक्ष से जो यहां दूरी काटे ये। ध्यान क्या देना है, जितना इसकी चौड़ाई उतनी ही इसकी चौड़ाई, फिर उतनी ही इसकी चौड़ाई, और ये बीच का गैप हर जगह बराबर हो। इसके आधार पर अब हम 1961 का हमने ले लिया कि ये 1961 में 43.9 करोड़ जनसंख्या है, 1971 में 54.8 है, 1981 में 68.4 है, 1991 में क्या यहां देख रहे हैं, ऊंचाई मूल्यों को बता रही है। कितना है 2001 में जनसंख्या,
तो ये चर का मूल्य आ रहा है 102.7 करोड़। तो ये जो है आपका सरल दंड चित्र है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, दूसरा है बहुगुणी दंड चित्र। बहुगुणी दंड चित्र में क्या है कि जब दो या दो से अधिक संबंधित तथ्यों के समंग को एक ही समय में, समय अथवा स्थान के आधार पर तुलना करनी हो तो बहुगुणी दंड चित्र का प्रयोग करते हैं। दो तथ्यों को, जैसे हम आय और शिक्षा का प्रदर्शन कर रहे हैं एक ही साथ, यानी दो संबंधित आय के अनुसार शिक्षा, तो या आय और शिक्षा के संबंध को हमको प्रदर्शित करना है कि आय ऊंची रहने पर शिक्षा क्या होगी, आय नीची रहने पर शिक्षा क्या होगी, या और बहुत तरह की चीज उसमें आ सकते हैं। तो इसको हम कहते हैं बहुगुणी दंड चित्र। इसे हम मिश्रित दंड चित्र भी कहते हैं, क्योंकि इसमें आप ध्यान दीजिए कि यहां साफ दिया हुआ कि तथ्यों के समंकों को एक ही समय अथवा स्थान के आधार पर दो या दो से अधिक, तो दो या दो से अधिक हो गया तो ये बहुगुणी तो होगा ही, साथ साथ ये मिश्रित दंड चित्र भी होगा, है ना। और इसमें क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा स्थान रिक्त छोड़कर दूसरे समय अथवा स्थान के दंड चित्र बनाए जाते हैं, और भिन्न भिन्न तथ्यों को आसानी से पहचानने के लिए विभिन्न रंगों का। अब इसको आप फिगर से समझ पाइएगा, ये ध्यान दीजिए यहां पर, ये इससे आप समझ लीजिए आसानी से। ये उदाहरण है, ये बता रहा है कि वर्ष है और उसके बाद दो तथ्य हैं, क्या क्या, एक निर्यात और एक आयात। 1991 में निर्यात आयात में क्या संबंध था, कैसे जानेंगे, इसी से न जानेंगे कि हाँ निर्यात कितना था और आयात कितना था। 1992 में कितना है, 93 में कितना है, 94 में कितना है। अब इसी को इसमें रख दिए, भारत के निर्यात एवं आयात, दो तथ्यों के संबंध को हम दिखला रहे हैं, या वर्षों से संबंधित करते हुए आयात एवं निर्यात। तो हम यहां भारत के आयात शीर्षक दे दिए, पैमाना ले लिए 1 CM बराबर 10 करोड़। ये तो सब ग्राफ में करना है आपको, 1 CM बराबर जितना भी दंड है उसमें। निर्यात का ये इस तरह की आड़ी और आयात के लिए बिंदु दिखा दिए, और उसके बाद इसमें OX अक्ष पर वर्ष और OY अक्ष पर आयात एवं निर्यात। इसलिए समझ में आ गया होगा अब आपको ना। तो दो या दो से अधिक तथ्यों के संबंध को प्रदर्शित करना है एक ही समय और एक ही स्थान पर। देखिए एक ही समय 1991 है ना, तो ये हम यहां पर प्रदर्शित कर रहे हैं एक ही जगह पर। तो इसको हम बोलेंगे बहुगुणी जो है दंड चित्र। अब एक और एग्जाम्पल यहां पर है, अगर उससे न समझ आया है तो इसको आराम से देखिए। DAV सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंडीगढ़ की विभिन्न संकाय के विद्यार्थियों की संख्या में होने वाले परिवर्तन को बहुगुणी दंड चित्र से, इस संकायों के में जो है विद्यार्थियों की संख्या में परिवर्तन, विभिन्न संकाय यानी कई तथ्य आ जा रहे हैं। कई तथ्य में संकाय जनरली होता है क्या, कला विज्ञान एवं वाणिज्य। देखिए कला विज्ञान एवं वाणिज्य का है, कला का इस तरह का सिंबल है, विज्ञान का सिंबल, कला का सिंबल और विज्ञान के सिंबल में अंतर है। देखिए कला का सिंबल इस तरह का, विज्ञान का इस तरह का और वाणिज्य का इस तरह का, यानी तीनों में भिन्नता है। पैमाना फिर ले लिया है 1 CM 100 विद्यार्थी का, तो 1 CM 100 विद्यार्थी का मीन्स कहाँ, OY एक्सिस पर। ध्यान दीजिएगा, पैमाना जो भी लीजिएगा उसको OY एक्सिस पर ही प्रदर्शित करना है। तो 1 CM यानी यहां से यहां तक की दूरी 100 है, फिर 1 CM आगे बढ़ेंगे तो 100 और यानी 200, फिर 1 CM आगे बढ़ेंगे 300। इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब हम देखेंगे कि मेरा लोएस्ट और हाईएस्ट नंबर क्या है, तो हमारा 1000 है, ठीक है। 300 से शुरू होता है, लेकिन ये ध्यान दीजिए कि चूंकि हम 100 का पैमाना लिए हैं तो हम ग्राफ को 0 से स्टार्ट करें, यानी 0 से हम 1100 ले लेते हैं, चूंकि 1100 भी है हाईएस्ट, तो चूंकि मैक्सिमम हमको 1100 तक जाना है तो इसको हम 1100 तक ले लिए है। अब हम देखते हैं कि कला के कितने छात्र हैं, तो 1000। तो देखिए कला का यही सिंबल था ना, देखिए ये 1000 के सामने ये एंड कर रहा है। विज्ञान के 400, वाणिज्य के 300, ये 96-97 में है, एक ही समय पर, है ना। चंडीगढ़ के विद्यार्थियों के एक ही स्थान पर, एक ही समय पर, एक ही स्थान पर जो है विभिन्न तथ्यों के संबंध को दर्शाया जा रहा है। उसी तरह हम 97-98 की स्थिति को दिखा रहे हैं और 98-99 की स्थिति को दिखा रहे हैं। अब अगला जो है वो है विभाजित दंड चित्र। विभाजित दंड चित्र में क्या होता है
कि जैसे शुरू में हमने कहा था कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/3 हिस्सा खाने पर, उसके बाद 1/2 हिस्सा शिक्षा पर और शेष जो है अन्य चीजों पर खर्च करता है। तो इन सबों को एक ही ग्राफ में, एक ही दंड चित्र में दिखाना है। विभिन्न वर्षों में, यानी हम मान लेते हैं कि 2016 में इस व्यक्ति का ऐसा था, 2017 में ऐसा था, तो इसको हम कहते हैं उपविभाजित दंड चित्र। जैसे इसमें हमने यहां दे दिया है, ये उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति का कुल व्यय और उसका विभिन्न मद जैसे खाद्य, वस्त्र, किराया इत्यादि पर व्यय उपविभाजित अथवा अंतर्विभक्त दंड कहलाएगा। आय कितना है, आय को क्या कहिएगा, पूरे आय को संपूर्ण एक इकाई मानिएगा, तो उसी इकाई को भाग में ही बांटेंगे ना। तो जो ही भाग में बांटना शुरू किए विभिन्न मदों पर, तो यही वो उपविभाजित हो गया, है ना। उसी तरह किसी महाविद्यालय में विभिन्न वर्षों में विभिन्न संख्याओं में छात्रों की संख्या, एक महाविद्यालय में विभिन्न वर्षों में विभिन्न संकायों में छात्रों की संख्या, कुल छात्र कुछ भी रहे उसको संपूर्ण इकाई मान लिए। उसमें मान लेते हैं कि आधा छात्र विज्ञान के हैं, 1/3 छात्र कला के हैं और शेष छात्र कॉमर्स के हैं, तो उसको हम एक ही दंड चित्र से दिखा सकते हैं। एक वर्ष के लिए एक दंड, दूसरे वर्ष के लिए दूसरा दंड, यानी एक वर्ष के एक दंड में ही हम कला, वाणिज्य और विज्ञान तीनों को प्रदर्शित कर सकते हैं। अब ये ध्यान दीजिए कि इनकी विशेषताएं क्या हैं। एक ही दंड में अनेक विशेषताओं को प्रदर्शित किया जा सकता है। बताया ना कि उसमें भी हम संपूर्ण आय को इकाई मान लें और उसमें हम भोजन, वस्त्र, आवास एक ही दंड में एक साल में हम तीनों को दिखा सकते हैं। दूसरे साल के लिए फिर दूसरा दंड उस पर दिखाना होगा। तो विभिन्न विशेषताओं को दिखाना होगा। और इसके अलावे ये ध्यान दीजिए कि सेकंड है, विभिन्न मदों का तुलनात्मक अध्ययन होता है। जैसे अभी हम मान लेते हैं कि हम जाने कि हाँ ये आय है और इसमें इतना % या इतना भाग भोजन पर, इतना भाग आवास पर और इतना भाग वस्त्र पर, तो हम इससे ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं ना कि सामान्य लोग अपनी आय को कैसे बांटते हैं, यानी बढ़ती हुई आय में किसका भाग अधिक पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि अगर आय बढ़ेगी तो कौन सा खर्च उनका अधिक बढ़ेगा। तो हम ये तुलना हम उस दंड के आधार पर कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न पदों का कुल योग ही दंड की लंबाई होती है। तीनों पद मान लेते हैं कि भोजन, वस्त्र, आवास, या वहां पर कॉलेज में आप देखिए कि आर्ट, साइंस और कॉमर्स, तो ये तीनों ही कुल संख्या न है एक साल में विद्यार्थियों की, तो कुल संख्या के बराबर ही दंड की लंबाई नीचे से ऊपर तक जाएगी। या जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, ये 3 पर हमारा टोटल खर्च है, तो तीनों पर तीनों का अलग अलग खर्च जो है, तीनों को जोड़ देंगे तो वही ना मेरा टोटल खर्च होगा। तो टोटल खर्च दिखाया जाएगा, वही टोटल दंड की लंबाई, उसमें उनके हिस्से उस दंड में बटेंगे कि इनका हिस्सा है, ये इनका हिस्सा है, जिसको हम आगे ग्राफ में देख लेंगे। विभिन्न मद या अंश कुल राशि या संख्या के साथ अपना अनुपात प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपकी आय 1000 है और 1000 में से आप 200 रुपये शिक्षा पर खर्च करते हैं, तो एक अनुपात बन गया ना कि यानी 1/5 भाग, या हम कहें कि 20% भाग, तो ये एक तरह से अनुपात और प्रतिशत प्रदर्शित कर देता है उपविभाजित दंड चित्र। उसको बिल्कुल जब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रत्येक दंड के विभिन्न भागों को एक ही क्रम में, अब मान लेते हैं कि हम 2011 के छात्रों का ब्यौरा रख रहे हैं, 2012 के रख रहे हैं, 2013 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि यहां पर हम रखे अगर विज्ञान का, उसके बाद रखे कला का, उसके बाद वाणिज्य का 2011 में, तो 2012 में भी हमको उसी क्रम में रखना होगा। ये नहीं कि कहीं वाणिज्य ऊपर और कहीं विज्ञान ऊपर, जिस क्रम में इसमें रखे हैं उसी क्रम में। इससे क्या होगा कि प्रेक्षण करने वाले को आसानी होगी समझने में, और वैसे में रिजल्ट जो है, जो जिस उद्देश्य के लिए हम ग्राफ तैयार कर रहे हैं वो उद्देश्य पर हम नहीं पहुंच पाएंगे। उसके बाद ध्यान दीजिए, एक मत से संबंधित विभागों में एक ही रंग का प्रयोग। अगर आप कला के लिए एक कलर का प्रयोग किए हैं तो एक ही, ये तो ग्राफ का जो है दंड चित्र का सामान्य नियम है कि एक मत के लिए एक ही। जैसे भोजन के लिए अगर आप रेड कलर, तो प्रत्येक साल के भोजन के लिए रेड कलर,
आवास के लिए ग्रीन कलर, तो प्रत्येक साल के आवास के लिए ग्रीन कलर। अब इसको इस फिगर से आप समझ लीजिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। यह ध्यान दीजिए, दिए गए संगठकों को अंतर्विभक्त, अंतर्विभक्त तो ही एक ही में विभाजित कर देना, अपने अंदर ही एक पूरा दंड है, इस पूरे दंड में ही अंदर विभाजित कर दिए तो अंतर्विभक्त हो गया। तो अंतर्विभक्त दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले टाइटल दे देना है हमको। प्रदर्शित क्या करना है कि विभिन्न संकाय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। अब इसमें देखिए, तो पहले तो संकाय को हमको प्रदर्शित करना होगा। तो 3 संकाय है, कला, विज्ञान एवं वाणिज्य। तीनों के लिए अलग अलग चिन्ह हमको देना होगा। तो अलग चिन्ह से हम प्रदर्शित कर रहे हैं। इनका अलग संकेत है, इनका अलग संकेत है, और इनका आप संकेतों को ध्यान से देख लें। ये फिर से ये आड़ी तिरछी है, ये ब्राउन में है, और ये बीच में छोड़ा हुआ है व्हाइट में ही। तो ये इस तरह से है। सीएम दे दिए 1 सीएम बराबर 200 विद्यार्थी, यानी जब भी ये एक सीएम ग्राफ आगे बढ़ा 200 इसमें इंक्लूड होते चला जाएगा। नीचे हम वर्ष दे रहे हैं 96 97, इनके बीच में हमने पहले कहा था कि जो गैप है वो बराबर रहेगा, यानी ओवाई से 96 97 के बीच में जो गैप होगा वही 96 97 से 97 98 के बीच में गैप होगा, 97 98 से 98 99 के बीच में वही गैप होगा। अब इसमें ध्यान दीजिए, इसमें बताया है कि जो आंकड़े हैं उसके अनुसार, ये यहां पर इसका आंकड़े तो नहीं है, लेकिन इससे आप आराम से अनुमान लगा सकते हैं कि इसके जो आंकड़े होंगे यही बताए होंगे कि 1996 97 में इस महाविद्यालय में कुल छात्र 1700 हैं। 1700 में 1000 छात्र, ये तिरछा वाला है, किसका है तो कला का, कला में है। 400 छात्र ये ब्राउन वाला है तो वाणिज्य के हैं, और 300 छात्र वाणिज्य के हैं। ठीक इसी तरह 97 98 में 900 छात्र कला, तो कला वाला कलर, और 500 विज्ञान और 350 वाणिज्य। फिर 98 99 में 1100 छात्र कला और 600 छात्र विज्ञान और 400 छात्र वाणिज्य, टोटल छात्र 2100। टोटल जो छात्र तीनों के योग हुआ वही एक चर का मूल्य हुआ। चर क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, टोटल विद्यार्थियों की संख्या। उसमें अंतर्विभाजित या अंतर्विभक्त या उपविभाजित जो मूल्य है वो 1100 600 और 400 है। इसमें एक सामान्य सी बात देखिए, तीनों में एक ही क्रम है। देखिए कला विज्ञान वाणिज्य, यहां भी उसी तरह गया है। सबसे नीचे कला, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद वाणिज्य। कला विज्ञान, ये सावधानी रखनी होगी। इसमें ये नहीं कि कभी व्हाइट वाला यहां आ जाए और कभी ये ब्राउन वाला ऊपर चला जाए या ये लकीर वाला इधर चला जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे, वो विभाजित है। अब इसके आधार पर आप आराम से परसेंटेज निकाल सकते हैं। जैसे कोई अगर आपसे पूछे कि 98 99 में जो है टोटल कला में विद्यार्थियों का प्रतिशत क्या था उस महाविद्यालय में, तो टोटल विद्यार्थी 2100, कला में कितना 1100, तो अनुपात क्या बनेगा 1100 अनुपात 2100, यानी 11/21, 11/21, 11/21। अब उसी को आप प्रतिशत में से चेंज कर दीजिए इजीली। चले अब हम आगे क्या देखें, ये है थोड़ा ज्यादा समझने वाला, ये ध्यान दीजिएगा, जिसको हम कहते हैं प्रतिशत दंड चित्र। प्रतिशत दंड चित्र में हम क्या करते हैं, यद्यपि कि अभी आपने पढ़ा कि प्रतिशत का जो है प्रयोग, तो प्रतिशत में तो हम उसको भी निकालते हैं, लेकिन वहां क्या है, पिछले में आपने क्या देखा था कि इसकी संख्या के आधार पर आप प्रतिशत ज्ञात किए थे कि ये 2100 में 1100 है। ये क्या करना है कि अगला में प्रतिशत वाला में, प्रतिशत दंड चित्र में प्रतिशत के आधार पर दंड चित्र ही बनाना है, यानी पहले प्रतिशत तय कर दीजिए तब उसका दंड चित्र बनेगा। बात समझ में आ रही है? यह ध्यान दीजिए कि यहां आपने क्या किया, 2100 टोटल छात्र हैं, उसमें 1100 कला के हैं, तो उसके आधार पर आपसे कोई पूछा कि इसका प्रतिशत क्या है, तो आपने प्रतिशत बता दिया। ये प्रतिशत के आधार पर ये ग्राफ नहीं बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ संख्या के आधार पर, उसके आधार पर आप प्रतिशत निकाल पाए, लेकिन वहां प्रतिशत के आधार पर ही ग्राफ बनाना है। अब उसमें ध्यान दीजिए कि वो क्या है प्रतिशत दंड चित्र में। इसमें है कि हम संपूर्ण जो है
के विभिन्न भागों का तुलनात्मक अध्ययन करके उनके वास्तविक मूल्यों पर न रख करके संपूर्ण के प्रतिशत के रूप में रखते हैं। हम मान लेते हैं कि 1000 छात्र हैं और उसमें 200 कला के हैं, तो हम 200 नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या कि 1000 का 200 कितना परसेंट आया ये निकालना पड़ेगा। तो 1000 का 220% है तो कला के बगल में हम लिख देंगे 20%। तो संपूर्ण के पहले प्रतिशत के रूप में निकालें। संपूर्ण मूल्य को कितना माने, 1000 विद्यार्थी है तो 1000 को आपको 100 मानना पड़ता है, यानी 100%। ठीक है, विभिन्न भागों प्रतिशत। इसके बाद संचयी प्रतिशत निकालते हैं। अब जितना भी आ रहा है, जैसे मान लेते हैं कि कला 20%, विज्ञान 50% और वाणिज्य 30%, तो हम इनको संचयी करते चलाते हैं। 20, 50, 20, 70 और 30, 100, जैसे संचय बारंबारता आप पिछले बार में सीखे थे, उस तरह से इनको हम संचय करते चले आते हैं और संचयी प्रतिशत जो है 100 के बराबर हो जाएगा। अब हम उचित मापदंड के अनुसार 100% के बराबर ऊंचाई के सरल दंड चित्र बनाकर उनमें आधार रेखा से संचयी प्रतिशत के बराबर भाग काट लेते हैं। जो उनका संचयी प्रतिशत है उसके हिसाब से हम काटते चले आते हैं। अब इसको देखिएगा, इसमें पहले हम इसको ग्राफ से हम समझा ही देते हैं, तब हम इस पर आएंगे। ये थोड़ा कठिन है, ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए ABC के विभिन्न मदों पर किए जाने वाले मासिक व्यय संबंधी आंकड़े। 3 व्यक्ति है ABC, मद क्या है, भोजन, वस्त्र, आवास, किराया, अन्य खर्च। ध्यान दीजिए, परिवार A का ये खर्च है, टोटल कितना है 1500। B का विभिन्न 4 मदों पर खर्च है, टोटल कितना आया 1000। C का टोटल 2000। अब यहां पर भ्रम में ये मत रखिए कि ये 1500 है, 1000 है, 2000 है। इनको हम क्या मानेंगे 100%। आपको ये कोई पूछेगा, जैसे आप मान लेते हैं कि 700 रुपये महीने में कमाते हैं, आपसे ये पूछेगा कि आपका 100% इनकम क्या है, तो आप 700 ना बताइएगा। तो A 1500 कमाता है तो उसका 1500 ना 100% होगा, B के लिए 100% 1000 और C के लिए 100% 2000। तो ये सब 100% है। अब 100% में ये देखना है कि भोजन का कितना हुआ, या हम इसमें निकालने में, काउंट करने में चूंकि 1000 में आसानी होगी, तो भोजन 500, इसका मतलब है कि 50%। वस्त्र 250, इसका मतलब है कि 25%। और आवास किराया 150 तो 15% और अन्य खर्च 10%। अब ये देखिए 50, 25, 15, एक जीरो हटा देंगे तो ऑटोमेटिकली परसेंट में आ जाएगा। इसी कारण मैंने इसको चुना यहां पर समझाने के लिए। तो 50, 25, 75, 15, 90 और 10, 100 हमारा आ जा रहा है। अब देखिए इसको आप सिस्टम में कैसे लाइएगा, ये ध्यान दीजिए। उसी को देखिए यहां पर रखा हुआ है। सबसे पहले जो इजी है 1000 वाला, उसको समझ लीजिए। भोजन पर 500, चलिए ठीक है। कितना परसेंट निकाले थे 50%। क्यों? क्योंकि 100% बराबर कितना था 1000। तो 100% बराबर 1000, तो 500 बराबर 50%। उसी तरह 250 इसका 25% हो गया, 150 15% हो गया और 100 10% हो गया। अब इसका संचय कीजिए। संचय मैंने क्या कहे थे, जोड़ते जाना क्रमवार, जैसे आ रहा है उसको ऐड करते जाइए। संचय क्या होगा, हमको उसको 100 के बराबर हुआ जाएगा ऑटोमेटिकली। 50 आया इसका संचय, चूंकि अभी इसमें कोई योग नहीं है। दूसरा का 25 है, तो अभी दोनों मिलकर के कितना हुआ, भोजन और वस्त्र मिलकर के 75। अब तीसरा में आया 15, तो भोजन वस्त्र और आवास भी जुट गया 90 और अन्य खर्च आ गया 10, तो अब हो जाएगा 100। इसी तरह इन सबका निकालिए। जैसे यहां देखिए 1500 है टोटल, 100% इनकम कितना है 1500, इसमें भोजन का 600, तो 1500 का 600 कितना परसेंट होगा 40। फिर 450, 30, 20, 10, इस तरह से कितना आ गया 100। इसका भी योग आ जाएगा 40 पहला में, दूसरा में 40 और 30 70, तीसरा में 40 और 30 और 20, 40, 30, 70, 20, 90 और उसके बाद 10 और 100, सब में वही चला जाएगा, तीनों में 100। ध्यान दीजिए यहां ऊपर ही लिखा हुआ है 1500 बराबर 100, 1000 बराबर 100 और 200 बराबर 100। कॉमन में आएगा परसेंटेज तीनों के, यानी 1500 हो चाहे 1000 हो या 2000, ये उनका ABC तीनों के लिए 100% इनकम है। अब देखिए इसके आधार पर ग्राफ ये कैसे तैयार होता है, इसमें ये ध्यान दीजिए। देखिए ध्यान दीजिए परिवार A का। अब परिवार A का ये देखिए कि सबसे पहले तो यहां देना है तीनों परिवार का मासिक व्यय प्रतिशत में हमको दिखाना है।
तो जब मासिक व्यय प्रतिशत में दिखाना है तो व्यय के विभिन्न मद हमको देखना है क्या क्या है। तो भोजन, वस्त्र, किराया और अन्य खर्च। तो भोजन को हम इस तरह से देख रहे हैं, वस्त्र को हम इस सिंबल से, किराया को इस सिंबल से और अन्य खर्च को इस सिंबल से। अब हम पिछला आंकड़ा में थोड़ा सा आ जाए, ए का। तो ए में आप देखिए भोजन का कितना था, 40%, ये ध्यान दीजिए, और वस्त्र का 30%, आवास का 20% और अन्य खर्च का जो है 10%। तो इसके आधार पर आप देखिए सबसे पहले इसने क्या किया है, ये सबसे पहला ऊंचाई है। ध्यान दीजिएगा, आप 40% डायरेक्ट मत काटिए, इसमें क्या नियम है। सबसे पहले देखिए हम कहां पर ये काटेंगे, तो ये सबसे ऊपर ये देखिए संचयी आवृत्ति से इसमें लिखा हुआ था ऊपर। आप फिर से इसमें आए कि हम कहां से इसको ये करते हैं, तो संचयी प्रतिशत के बराबर भाग काट लिए जाते हैं। उचित मापदंड के अनुसार 100% के बराबर ऊंचाई के सरल दंड चित्र बनाकर उनमें आधार रेखा से संचयी प्रतिशत के बराबर भाग काट लिए जाते हैं। अब देखिए टोटल दंड की लंबाई कितनी होगी, 100%। तो हम 100% में संचयी आवृत्ति के बराबर भाग हम काटते चले जाएंगे। संचयी जो है संचयी प्रतिशत के बराबर भाग काटते जाएंगे। अब इसमें यह ध्यान दीजिए कि सबसे कम जो है यहां पर ये 10% ही आ रहा है। ये 10% किसका भाग था, ये देखिए। सबसे पहले हम क्या काटेंगे, 100 था और 100 के बाद क्या आ रहा है, 90। समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ी लंबाई क्या होगी, 100, उसके बाद उससे छोटी लंबाई क्या होगी, 90। तो पहला कट आउट हम 90 पर करेंगे, उसके बाद कट आउट हम 70 पर करेंगे और उसके बाद 40 पर करेंगे। यही इसका तरीका है, ये ध्यान दीजिए। देखिए पहला यहां जो ही 90 पर काटे ये 10% अलग हो गया। अब 10% था क्या, ये ध्यान दीजिए। तो 10% आया था अन्य खर्च, और देखिए यहां पर अन्य खर्च का सिंबल हमने क्या लिया है, ये वाला। देखिए 10% ये आ गया कि नहीं आ गया, समझ में आ रहा है। अब दूसरा संचय को देखिए फिर से। तो दूसरा संचय आ रहा है 90 के बाद 70। अब हम 70 पर काट देंगे, 90 के बाद 70, ये ध्यान दीजिए। तो 70 के बाद देखिए यहां काट दिया। पहला संचय टोटल था 100, सबसे पहला संचय। सेकेंड संचय कितना आया, 90, तो 90 पर काट दिए। थर्ड संचय कितना आया, 70, तो 70 पर काट दिए। तो 70 पर काटे तो तय बात है कि ये 30 ऊपर रह जाएगा। तो 30 में 1 भाग 10 तो पहले ही अलग हो गया, तो बचा 20 है ना। तो 20 देखिए वहां पर किसका आया था, 20 आवास एवं किराया का। अब देखिए कि यहां आवास एवं किराया जो मैं जो कह रहा हूं वो सही है कि नहीं। तो आवास एवं किराया का ये वाला सिंबल है, देखिए 20% ये वाला सिंबल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए तीसरा, अब पहला कितना पर काटे थे, 100 पर। सबसे बड़ा दंड था 100, सब मूल ऊंचाई, उसके बाद 90, उसके बाद 70। अब जो है हम इसको कितना पर काटेंगे, 40 पर काट देंगे। देखिए तो ये 40 पर काटे, तो 40 पर जो ही काटे ये क्या हो गया, पहले ये 60 में अब रह जाएगा, 60% भाग ऊपर रह जाएगा। तो 60 में आपने क्या किया था, 10% अन्य खर्च पहले ही निकाल दिया पहला बार में। दूसरा बार में आप 70 पर काटे थे तो टोटल 30 बचा था, उसमें 20% आपका निकल गया था किराया वाला। तो 10 और 20 ये दो को तो निकल गया इसमें से। अब क्या, अब जो है 40 पर काटे तो 60 बचा, तो 30 तो निकल ही गया था, 30 से ना बचेगा। और वो 30 किसका बचेगा, ये ध्यान दीजिए। तो 30 किसका संचय ये जो है था, तो यहां पर हम देखें 30 वस्त्र का था। हम मिला के देखते हैं कि वस्त्र के सिंबल आता है कि नहीं आता है। देखिए वस्त्र का ये डॉट डॉट वाला है, तो ये वस्त्र का प्रतिशत यहां पर आ गया। अब शेष जो बचा 40% वो आपका रह गया भोजन का। ठीक है, उसका आप जो है
प्रतिशत भी देख लीजिए कितना आ रहा है 40, इसका संचयी प्रतिशत भी 40। बताना क्या है यहां पर, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, ये जो दंड पर जो हम विभाजित करते हैं उसमें आप ये ध्यान दीजिए कि दंड पर विभाजित करने के क्रम में, दंड पर जब हम विभाजित करें तो हम ये जो प्रतिशत है इसके हिसाब से हम नहीं काटेंगे, हम इसके हिसाब से काटेंगे। इसके हिसाब से कैसे काटेंगे कि संपूर्ण दंड की ऊंचाई को 100 मानेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखिए, सबसे पहले हम एक दंड बनाते हैं जिसकी ऊंचाई को हम 100 लेते हैं। अब इस 100 में ये देखेंगे कि अंतिम संचयी हमारा आ रहा था, फाइनल संचयी आ रहा था 100, उसके पहले 90 यानी 10 का अंतर है, तो पहला कटान हम 90 पर देंगे। फिर उसके बाद वाला संचयी है 70, तो दूसरा कटान 70 पर देंगे और तीसरा 40 पर देंगे। इस तरह से अपने आप आ जाएगा ये, क्योंकि ये तो सब इसका प्रतिशत जुड़ता ही हुआ आ रहा है ना। तो जैसे जैसे ये अंतर आएगा, पहला अंतर जो नीचे से हम जाएंगे तो ये अन्य खर्च का ही आएगा ना, क्योंकि यही 10 जुड़ा था तो 100 बना था ना। फिर 90 से हम 70 की ओर जाएंगे तो ये 70 में ये आवास और किराया 20 जुटा था तभी आया था। फिर इसी तरह 70 से 40 की ओर जाएंगे तो ये वस्त्र वाला जुटा था, और 40 के पहले तो कोई था ही नहीं, ये प्रथम मद था भोजन, तो उसका तो 40% था वो रह जाएगा। अब ये ध्यान दीजिए, अब ये देखिए यहां पर एक चीज और इंगित हो रही है, ये हो रहा है कि तीनों 100% ही है। इनकम में यद्यपि की भिन्नता है, लेकिन आप यहां क्या देख रहे हैं कि तीनों का बार की ऊंचाई समान है, यानी इनकम चाहे जो कुछ भी हो वो इनकम 100% ही कहा जाएगा। समझ में आ रही है बात, ये इनकम 100%। अब एक सिंपली हम दूसरा को मिला लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं बी परिवार को। बी में आप देख रहे हैं कि संचय कहां शुरू हो रहा है, 100, 90, 75, 50। देखिए इसमें से इसमें थोड़ा अंतर आ रहा है, ये 100, 90, 70, 40 था, ये 100, 90, 75। तो पहला बार आप बार को 100 तक तो रखेंगे, तो पहला कहां काटेंगे 90, फिर 75 और फिर 50। देखिए तो यह आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सबसे पहले देखिए यहां काट दिए, ठीक है। फिर ये 5% का कटान ये है, यहां तो देखिए ये 10% का इतना बड़ा है, तो इस हिसाब से 5% का ये सही कटान है ना। एक चीज और ध्यान देना है कि ये रहे चाहे ये रहे चाहे ये रहे, परसेंटेज का आकार जितना बड़ा इसमें लिए है उतना ही बड़ा। अगर 20% इसमें इतना बड़ा है तो इसमें भी इतना ही बड़ा होना चाहिए, इतना ही एरिया का होना चाहिए। ये नहीं कि इसमें बड़ा हो जाए और इसमें छोटा। तो इस हिसाब से यहां 10%, यहां 10%, तो यहां पर हम तो पहला कटान हम कहां लेंगे, सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इसमें ये जो है इसके अनुसार है, हम बी को लेकर के चले हैं। तो बी के लिए ये ध्यान दीजिए, ये वाला है, ये ग्राफ है, या सी को ही लेके चलिए, किसी को लेके चलिए, हम चलिए सी को ही लेके चलते हैं। ध्यान दीजिए तो ये 100 है, 95 है, 75 है, 45 है। तो सबसे पहले तो 100 के ऊंचाई का बार लेंगे, उसके बाद पहला कटान हम 95 पर देंगे, उसके बाद 75 पर, उसके बाद 45 पर। अब आप देख लीजिए यहां पर, इसमें आप आराम से देख सकते हैं, पहला कटान यहां 95 पर, उसके बाद 75 पर, उसके बाद आपको जो है 45 पर आ रहा है ना। आप ऐसे थोड़े सेट किए कि पहले ही 45 हम यहां तक कर दे, फिर इसमें 30 जोड़ दे, फिर इसमें 20 जोड़ दे, नहीं, पहले पूरा संचयी को लिए, फिर उस संचयी के घटते क्रम को ले रहे हैं कि उसमें क्या क्या आकर के जुड़ा था, अंतिम संचयी कैसे आया था। तो जो अंतिम जुड़ने वाला है पहले उसको हटाते हैं, तो अंतिम जुड़ने वाले को हटाते हैं। तो पहले क्या था 100 था, 100 से पहले वाला स्टेप में क्या था 95, तो 95 पर काट देते हैं। उसके बाद उसमें आके ये 20 जुटा था तो हुआ था 75, तो पहले हम 75 पर फिर काटते हैं, तो ये 20 अलग हो जाता है। फिर हमारा ये 30 आके जुटा था, तब हुआ था आपको 75, तो हम यहां पर या 45 था तो उसमें 30 आगे जुड़ा था 75, तो 45 पर काट देते हैं। इस तरह से ये बनेगा। हम समझते हैं बिल्कुल ये आपको समझ में आया होगा। फिर से यहां पर एक बार जरा सा हल फिर देख लेते हैं। जैसे इसको ले लेते हैं, 100 है, 90 है, 75 है, 50 है। संचयी को ही इसमें मूल ध्यान देना है, इसकी जरूरत है संचयी निकालने के लिए, ये ध्यान दीजिए। और फिर अंतिम में बार को मिलाने के लिए कि हाँ क्या जो हम बार काटे हुए परसेंटेज से मेल खा रहा है कि नहीं, इसका सत्यापन करने के लिए। तो हाँ, लेकिन हम बार को काटेंगे इसी से। तो इसमें क्या है 100, 90, 75, 50,
कैसे बना? पहले 50 था पहला, दूसरा में ये 25 आके जुटा था 75, तीसरा में ये 15 था 90, और 10 आके जुटा था 100। अब उसी को आप देखिए तो आया था क्या, यहां पर ध्यान दीजिए कि आया था हमारा 100, 90, 75, 50। तो पहला कटान हम 100 पर शीर्ष लेंगे, उसके बाद काटेंगे 90 पर, फिर 75 पर, 50 पर। 100, 90, 75, 50। आप देखिए है कि नहीं? सबसे पहले 100 यहां तक लिए, 90 काट दिए, है ना, उसके बाद 75 काट दिए। तो 75 काटेंगे, यहां पर हम देंगे तब ना 75 कटेगा, क्योंकि पहले 90 काटे तो 10 उसमें कटा। अब 15 हाउ काटेंगे तब 75, तो 75 पर काट दिया। अगला बार 50 काटेंगे, तो चूंकि एक बार में 10 काटे, दूसरा बार में 15 काटे तब 25 हो गया था। आओ 25 काटेंगे तब ना 50 होगा। इस तरह से हमारा सब। अब हम देख लेते हैं मिला करके कि ये क्या क्या आया। तो भोजन पर 50%, तो हमने कहा था कि जो प्रतिशत आपका आ रहा है वो उसका महत्व ये है कि एक बार ये संचयी के लिए काम करता है, और दूसरा है कि इसे बार को मिला के देखते हैं कि हमने जो बार में लाइन काटे हैं, जो जगह दिए हैं, क्या इस प्रतिशत से मेल खाते हैं कि नहीं। तो भोजन का यहाँ देखिए 50, तो हमारा भी यहाँ है भोजन का 50, ये आ रहा है भोजन का 50। उसके बाद आप देखिए वस्त्र का 25, तो हम देख लेते हैं कि आंकड़े में वस्त्र का 25 है कि नहीं। ये देखिए वस्त्र का 25 आ रहा है, बिल्कुल सही है, वस्त्र का 25, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं थर्ड की जो है किराया का 15, तो हम देखते हैं आंकड़े में किराया का 15 आ रहा है या नहीं। तो किराया का 15 बिल्कुल सही है। उसके बाद आपका जो है अन्य खर्च 10, तो अन्य खर्च का हम देख लेते हैं कि 10 आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल देखिए यहाँ पर अन्य खर्च भी आपका 10 है, क्योंकि अन्य खर्च का सिंबल आपका ये वाला है, अन्य खर्च का सिंबल ये आ रहा है, तो ये 10 है। अब ये लास्ट पर जा रहा है। यहां पर एक चीज ध्यान दीजिए कि ये लाभ हानि को भी प्रदर्शित करता है, और लाभ हानि को प्रदर्शित करने के लिए इस ग्राफ को कैसे निर्माण किया जाता है, सिंपल सी बात है, 9th 10th में आप पढ़े होंगे। जब ग्राफ बनाते हैं तो भुज और कोटि को बनाते हैं, OX और OY लेते हैं। तो जब हम OX और OY को लेते हैं तो ऐसा नहीं कि सिर्फ OX और OY ही रहता है, धनात्मक अक्ष और ऋणात्मक अक्ष दोनों रहते हैं। तो हम उसके साथ ही OX और OY को -x और -y की ओर भी हम उस पर ले जाएंगे ग्राफ पर। तो जब -x और -y की ओर ले जाएंगे तो वो जो माइनस की तरफ जो आंकड़े जाएंगे वो ऑटोमेटिकली ऋणात्मक होंगे और वो हानि को प्रदर्शित करेंगे। लेकिन यहां पर बनाने का तरीका है, जैसे ये दिखाया है, ये इसमें क्या है कि नीचे दिए गए समअंकों के प्रतिशत के आधार पर विभाजित दंड चित्र का निर्माण करें। ये दिखाया है 1990 और 1992 के दो सिचुएशन को। ये ध्यान दीजिए, यहां भी कठिन है, थोड़ा समझना है। शुरू के जो आपके 15-20 मिनट थे वो बाउं थे, वस्तुतः पॉइंट वाइज याद करना था। लेकिन अब जो ये लास्ट में दोनों टॉपिक है बिल्कुल ये समझने लायक है, और यहाँ पर परीक्षा में आप कुछ अगर ध्यान नहीं देंगे इस जगह पर तो लिखने में आप गड़बड़ा सकते हैं, या जिसको हम कहते हैं घौंच पहुंच होना, वो स्थिति हो सकती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान दीजिए आराम से। समअंकों के प्रतिशत के आधार पर विभाजित दंड चित्र 1990 का है सिचुएशन और 1992 का। आप ये देखिए, मजदूरी किसी फैक्ट्री का है या उत्पादक का है, मान के चलिए उत्पादक मजदूरी पर खर्च करता है 120 रुपया, कच्चा माल पर 80 रुपया, अन्य लागत 40 रुपया। तो आप ध्यान दीजिए कि कुल लागत कितनी उसकी हुई 240, तीनों के जोड़ देंगे, ये सब लागतें ना लगा, मजदूरी दिया, कच्चा माल खरीदा, अन्य लागत, टोटल लागत कितना हुआ, टोटल कॉस्ट आ गया 240। अब बेचा समूह, जो इन सब के लगने से प्रोडक्शन हुआ, उस प्रोडक्शन को बेचा तो आया 250 रुपया। सिंपल सा लाभ हानि का मैथ है कि लाभ हो गया 10 रुपया, यहां कोई ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं। 1992 में देखिए ये चीज सिचुएशन बदल जाती है, मजदूरी पर 210 रुपया, यानी काफी अंतर पड़ गया, मजदूरी बढ़ गई, कच्चा माल पर 80 रुपया, उसके जगह पर 75 रुपया, ये थोड़ा कम गया, अन्य लागतें 40 की जगह पर बढ़ के हो गया 75, कुल लागत कितना आ गया 360, इनको जोड़ दीजिए 360। अब इन सब को लागत को लगाने से जो बिक्री हुई वो आया, इनका विक्रय मूल्य 300 रुपया, स्पष्ट है यहां हानि हुई -60। अब ग्राफ में बिक्री मूल्य में इन सबों का हिस्सा प्रदर्शित किया जाता है कि बिक्री मूल्य में मजदूरी, कच्चा माल, अन्य लागतें, लाभ, इन सब का हिस्सा क्या है।
एक चीज ध्यान दीजिएगा, अब तक जो लाभ हानि का आपने हिसाब बनाया है उसमें एक सामान्य सी प्रक्रिया अपनाई है कि आपको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि निकालनी होती है तो आप क्रय मूल्य पर इजीली निकाल लेते हो कि लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुने 100, इस तरह से। इसमें एक थोड़ा सा अंतर है, इसमें क्या निकालना होगा ये आप ध्यान दीजिए। इसमें आपको ये रखना होगा कि ये टोटल बिक्री मूल्य क्या है और बिक्री मूल्य में इनका हिस्सा क्या है, इनका कौन कौन से भाग है, और इनके हिस्से काट देने के बाद जो बचेगा वो लाभ होगा। यहां भी वही चीज है, लाभ होगा। तो इसको आप देखिए इस तरह से ध्यान दीजिए, यहां पर उसी चीज को आप ये देखिए बिल्कुल है, प्रतिशत में इसको ला दिए हैं हम। विक्रय मूल्य कितना है 250 रुपया, मजदूरी कितना लगता है 120 रुपया। तो हम कोई सामान प्रोडक्शन किए, हमको 250 रुपया आया, जिसमें हम कह रहे हैं कि क्या इसमें आएगा, इतना तो मजदूरी में लग गया, जो मेरा हमारे पॉकेट में बेचने से पैसा आया इनमें इतना हिस्सा तो मजदूरी के है। तो बिक्रीय मूल्य का 9 भाग हम उसको मानेंगे कि जो आया सो, उसी के आधार पर ना आप कहते हैं कि बचत हुआ कि नहीं हुआ। तो ये ध्यान दीजिए, तो मजदूरी में 120, तो 250 का 120 होगा, 48% आप कैलकुलेशन कर लेंगे जहां तक हमने किया है। तो 250 का 120 48% ही आएगा, ठीक है। अब ये देखिए यहां लागत का नहीं है बल्कि बिक्री मूल्य का, कि हमको जो आया उसमें बचा क्या, तो इसके लिए लागत का प्रतिशत हम इसमें देख लेते हैं। कच्चा माल 80 रुपया का था तो वो आ गया 32%, अन्य लागतें 40, तो 250 का 40 हो गया 16%। अब देखिए परसेंटेज में टोटल लागत कितना आ गया 96, परसेंटेज में टोटल लागत 96। अब बिक्री मूल्य को मान लेता है 100%, यानी आपको जो बेचने से आया वो है 100%। अब इस 100% इनकम में लागत क्या था, तो लागत था 96, यानी बचत कितनी हुई, लाभ कितनी हुई, तो +4 पॉजिटिव 4, यानी 4%, चूंकि यह परसेंटेज में प्रदर्शित करते हैं। यहां बिक्री मूल्य बराबर 100% माना, बिक्री मूल्य बराबर 100%। उसी तरह लागतों को बिक्री मूल्य के आधार पर परसेंटेज निकाला और लागत आ गया 96% और बिक्री मूल्य हो गया 100%, तो 100% माइनस 96, तो वो आ गया 4% लाभ। यहां सिर्फ 4 दर्शाया है। अब इसका संचय निकाल लिया। संचय निकालने में क्या कहे थे, क्रमवार जोड़ते चले जाना एक एक करके। ये हुआ संचय, हुआ लागत का संचय, ध्यान दीजिएगा लागत का संचय। तो मजदूरी पर 48 था, इसके पहले और कोई मद नहीं था तो 48। कच्चा माल 32, तो 48 अब 32 80। अन्य लागतें 48 32 16, तो 80 में 16 जोड़ेंगे 96। ये सिचुएशन हो गया, यानी यहां पर इस तरह से आया, क्योंकि संचय के आधार पर ही आप काटेंगे ना। अभी आपने सीखा था कि सबसे पहले हम 100 तक बनाएंगे दंड को, उसके बाद 96 पर काटेंगे, 80 पर काटेंगे और 48 पर काटेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब हम 1992 की सिचुएशन को लेते हैं। इस सिचुएशन में बिक्री मूल्य 300 है और 300 बराबर मान लिया 100%। अब इस 100, ये 300 में लागत का हिस्सा, ये 300 जो आया इसमें 210 रुपया तो मेरा लागते में गया हुआ है पहले से, तो 300 का 210 70%, 21, सिंपल चीज है, कोई इसमें बड़ा मैथ है नहीं। तो ये 70% आ जाएगा। फिर 300 का 75 रुपया कच्चा माल में, तो ये 25% चला गया। 75 चौके 300, 1/4 भाग, और अन्य लागत 75, तो ये भी चला गया 25%। अब ये जोड़ते हैं तो 120% लागतें ठहर जाता है बिक्री के हिसाब से। बिक्री मूल्य 300 बराबर 100%, आई 300 के हिसाब से जो लागत लगा है उसका परसेंटेज बनाते हैं तो 120% लागत। आई इनकम कितना 100%, तो हानि न हुआ तो -20 हानि। -20 का मतलब यहां -20 रुपया नहीं बल्कि -20%। अब संचय कहां है ये देखिए, संचय है 70। अब 70 में 25 जुटेगा 95, अब 95 में 25 जुटेगा 120, यानी ये ग्राफ 120 के लंबाई में होगा। और ये आपको जो है यहां पर, अब इसको इस तरह से देखिए ध्यान दे करके, ये है आपका, ये इसमें ध्यान दीजिए कि ये आप पहले 1990 के आंकड़ा संचय को देख लीजिए। संचय कितना था 96, 80 और 48। तो आप सबसे पहले कहां काटेंगे ये ध्यान दीजिए। इसमें 1990 का
96, 80 और 48 तो सबसे पहले यहां काटते हैं, ठीक है, उसके बाद यहां काटते हैं और उसके बाद यहां काटते हैं। ये देखिए, ये जो भाग है ये किसको प्रदर्शित करता है? लाभ को। देखिए इसमें सबसे पहले लाभ कहां दिखाया है? 4%। लाभ या हानि, सबसे नीचे वाला भाग आपको 4% प्रदर्शित कर रहा है। उसके बाद दूसरा है इसमें मजदूरी 48%। तो मजदूरी को आप देखिए किस सिंबल से दिखाया हुआ है? मजदूरी ये वाला है। मजदूरी आपका आया था जो है 48%, 48%। तो आप मजदूरी के लिए 48% कैसे निकालेंगे ये ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में कैसे काटेंगे। तो मजदूरी 48% है, तो इस बात को ध्यान में रखिए कि आप जो ही 4% लाभ काटे तो ये इसमें ऐड हुआ तब ना 100 हुआ, समझ रहे हैं? तो 100 जब ये हुआ तो अवर 96 पर कटेगा, तो फिर 80 पर कटेगा और फिर 48 पर कटेगा। तो ये इसमें ये 4% लाभ हुआ। इसके बाद हम इसको यहाँ 96 पर और फिर इसमें दूसरा जो है 96 के बाद हम 80 पर। तो 80 के लिए आप क्या कीजिएगा? 16% काटिएगा। और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक 16 काट रहे हैं। और 16 के बाद जो है 80 के बाद आपको कहाँ काटना है? इन आंकड़ों को एकदम बिल्कुल दिमाग में रखना होगा, 48 पर। तो ये देखिए यहाँ पर काटेंगे तो ये कितना हुआ? 4, 16 और उसके बाद 48। तो 4, 16 मिलके 20। तो अगला बार और 28 काटेंगे तब ना आएगा, 48 शेष बचेगा। ये ध्यान दीजिए, ये 48 पर, ठीक है। तो ये कितना हुआ? 4 और 16 20। अब 20 के बाद हम कितना पर काटे? ये देखिए, तो ये आपको 100 से 48 तक, यानी 40 और 8 48। तो ये आंकड़ों से आप आइए 96, 4, सबसे पहले 4 पर काटेंगे, उसके बाद 80 पर काटेंगे, उसके बाद 48 पर। ऐसा काटे कि अब ऊपर शेष 48 बच जाए। तो 4 और 4 के बाद 16 और 16 के बाद हम कितना ऐड करेंगे? ये आप कैलकुलेट कीजिए कि ये 20 तक तो यहां हो गया, तो यहां 52 रहेगा, यानी 30 के बराबर हम यहां काटेंगे, तब ये न शेष 48 बचेगा। ये ध्यान दीजिए, बहुत बारीकी से इसको समझना है। 4 हमें यहां काटे, तभी शेष कितना बचा? 96। हमको लाभ निर्धारित करना है। यहां हमको ये इनका प्रतिशत नहीं प्रदर्शित करना है, किससे क्या हुआ। मूलतः यहां पर हमको लाभ बताना है कि लाभ क्या हुआ। तो लाभ हम बताया कि 4% ये लाभ हुआ। ये टोटल 100% का ग्राफ है। 4% लाभ कट गया। 4 के बाद सबसे लास्ट संचय किसका हुआ था? तो लाभ का, तब नहीं ये 100 हुआ। तो सबसे लास्ट संचय लाभ का हुआ, तो सबसे पहले इसको काटा जाएगा। यानी पहला ग्राफ 96 पर, फिर 80 पर, फिर 48 पर। अब आप सामान्य सोच से सोचिए कि पहला पूरा था 100, 96 पर था, पहला कटान कहां आएगा? 4 पर। उसके बाद दूसरा कटान 16, यानी 96 से 16 की दूरी पर, और तो 4 और 16 कितना होगा? 20। उसके बाद फिर 80 से 48, तो 80 से 48 के बीच में कितना गैप होता है? 32 का। तो 4, ये 16 यहां से यहां, और फिर 32, इसका मतलब 52 की दूरी पर काटेंगे। ये ध्यान दीजिए। अब दूसरे ग्राफ में देखते हैं। दूसरे ग्राफ में हमको ये देखिए, ये नीचे आ जा रहा है। तो दूसरे ग्राफ में ये नीचे क्यों आ जा रहा है? ये देखिए यहां पर -20 है। तो -20, तो ये टोटल इससे कितना है? 120। तो यानी कितना जाएगा? 120 तक। लागत का है, तो लागत का है, तो ये 120 तक जाएगा। तो इस ग्राफ की लंबाई, अंतिम लंबाई आप 100 लिए हैं, तो 120 के लिए इसको नीचे तक 20 लाना होगा। ये देखिए नीचे तक ये 20 आया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि इसका जो है अंतिम संचय जो है जो आया उसके आधार पर काटना है। तो सबसे पहले 120 है, और 120 के बाद कितना आता है? 95। तो हमको पहले 95 पर काटना होगा। इस ग्राफ में देखिए 120, उसके बाद ये देखिए 10 और 0 के बीच में यहां पर काट रहा है 95, जिसमें ये अन्य लागतों के बाद ये दर्शा रहा है ना। तो ये यहां पर ये काट रहा है। और ये नीचे जाने का मतलब क्या है? ये देखिए नीचे जाने का मतलब है कि ये हानि हो रही है। कितनी हानि हो रही है? कितना नीचे जा रहा है? तो 20 के सामने, तो 0 to 20 -20 के बराबर हानि हो रही है। तय बात है। और
ये यहां से यहां तक क्यों कटा, तो ये देखिए अंतिम में कौन आके जुड़ता है, अंतिम में इसमें आकर के जुड़ता है ये 25 किसका मद है, अन्य लागते का, और अन्य लागतों का सिंबल क्या है, ये ध्यान दीजिए, तो अन्य लागतों का सिंबल ये ब्राउन वाला है, तो ये ब्राउन वाला 25 के बराबर, इसी 25 में इसका जो है हानि इंक्लूड है, तो ये हानि इंक्लूड है, तो हानि 20 है ना है, और उसके अलावा और 5 चाहिए, तो 5 वो एक शख्स के ऊपर धनात्मक लाइन में चला जा रहा है। उसके बाद दूसरा कटान हमारा कहां आएगा, इन आंकड़ों के अनुसार 95 के बाद आएगा 70 पर। अब देखिए अगला कटान अब 70 पर आएगा, ये देखिए यहां 30 के सामने काट दिया तो 70 पर, अभी शेष जो बचा ये कितना बचेगा 70। तो देखिए आंकड़ों से मेल खिलाकर क्या आ रहा है कि नहीं, शेष जो बच रहा है वो 70 किस पर खर्च हो रहा है, मजदूरी पर, तो मजदूरी का सिंबल देखिए ये है कि नहीं, मजदूरी का सिंबल। हम समझते हैं आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, फिर से वीडियो देखिएगा इसको समझने के लिए। अब इस पर जो है कुछ हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे दिए हैं, दीर्घोत्तरीय भी है, हम सिर्फ वस्तुनिष्ठ आपको बता दे रहे हैं। आंकड़ों का चित्रीय निरूपण का उद्देश्य क्या है, संघनीकरण, संक्षिप्तीकरण की प्रस्तुतिकरण। अब आप इसमें ध्यान दीजिए, चित्रीय निरूपण का मतलब क्या है, यह है इसमें तय बात है कि इसमें प्रस्तुतिकरण ही है, उद्देश्य है। चित्रों के प्रकार के क्या है, दंड चित्र, आय चित्र, वृत्तीय चित्र, इसमें सभी होगा। एक विस्तार वाले चित्र को क्या कहते हैं, वृत्त चित्र, दंड चित्र या मानचित्र। एक विस्तार वाले चित्र को क्या कहते हैं, तो दंड चित्र इसमें होगा। अब इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है, सरल दंड चित्र का उदाहरण दिया हुआ है इसमें, बहुगुणी दंड चित्र का अर्थ बताएं। ये दोनों इसमें नोट्स में मिल जाएगा, नोट्स में मिलेगा, वीडियो में देखिएगा। चित्रमय प्रदर्शन के अर्थ एवं मत जो है महत्व समझाएं, पूरा जो है हमारे नोट्स में डाला हुआ है, और आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए प्रश्न दे दिए हैं कि इनके आधार पर आप दंड चित्र बनाएं। निम्नलिखित सारणी में भारत को में अनाज उत्पादन के निरपेक्ष मूल्य दिए गए हैं, आंकड़ों को एक उपयुक्त दंड चित्र द्वारा प्रदर्शित करें। ठीक है, ये भी उसी तरह के दोनों दंड चित्र आप बनाइए, ये बिजली उपभोग के आधार पर है। अब यहां पर ध्यान देना है कि आज का अंतिम 2 टॉपिक जो आपका था, मतलब मूल रूप से अंतिम, और अंतिम में जो आपका था वो खास करके जो लाभ हानि प्रदर्शन वाला था, यानी हम ये कहें कि जो इसमें ये प्रदर्शन करना कि हाँ संचय के आधार पर हम किस तरह से विभिन्न मदों को काटते हैं, या हम उसको ये भी कह सकते हैं कि जो है विभाजित दंड चित्र जिसमें हम प्रतिशत निकालते हैं, और दूसरा प्रतिशत दंड चित्र, ये 2 काफी क्रिटिकल था। विभाजित दंड चित्र और प्रतिशत दंड चित्र दोनों को बढ़िया से समझने के लिए, अगर एक बार में नहीं समझ में आए, बार बार वीडियो को देखिए, नोट्स को पढ़िए। नोट्स में भी इतना इजी में दिया हुआ है कि आप इसे आराम से समझ सकते हैं। धन्यवाद, आज की क्लास में इतना ही।